ऑल राइट, तो जो क्वेश्चंस दिए थे दो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग दैट क्वेश्चंस, देन वी विल प्रोसीड। हाँ नैनेश बेटा, आंसर आए हैं मेरे पास, बहुत सारों के आंसर्स आ गए हैं। अब करेक्ट क्या है उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले ये वाला करते हैं, n-1 CR is equal to k square minus 3 times of NCR plus 1, then k belongs to। क्या यही क्वेश्चन था? पहले तो कंफर्म करो, बोलो जल्दी, यही क्वेश्चन था? हाँ सर। ओके, तो एक सेकंड रुकना, हाँ बच्चा, एक सेकंड। ओके, तो बहुत सारे तरीके हैं बट उनमें से मैं एक तरीका ले रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं डोमेन की, याद है कि नहीं डोमेन वर्ड? तो डोमेन के अकॉर्डिंगली कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि पहला पॉइंट, n-1 should be greater than 0, n-1 belongs to natural number, मतलब n greater than 1 and n-1 belongs to natural number, ठीक है। एनी डाउट इन दिस सर आपने फर्स्ट पॉइंट? ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों किया? ओ कोई नहीं, ये लो, ठीक है, ग्रेटर देन 1, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा जो r है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r बिलोंग्स टू होल नंबर, इधर भी दिया हुआ है थर्ड, n ग्रेटर देन 0, और चौथा r+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या r+1 बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब r ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो इन ओवरऑल को देखा जाए सभी को, तो n ग्रेटर देन 1 और r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इतना समझ आता है कि नहीं? जवाब दो, यस और नो, क्लियर है? बाकी यस। नेचुरल नंबर होल नंबर तो है ही अपने पास, r होल यस नंबर होना चाहिए और n-1 नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब n ग्रेटर देन 1 में n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, क्योंकि अगर ये नेचुरल नंबर है, -1 भी 1 भी एक नेचुरल नंबर है, तो n को भी नेचुरल नंबर होना पड़ेगा। बहुत बेसिक सा थ्योरी है। चल अब आते हैं अपन दूसरे पॉइंट पे। अगर तुम ध्यान से देखोगे, n-1 CR मैं डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि एनसीआर की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है ना, तो डोमेन नहीं बदलेगा। ये तो पता है ना सबको, एनसीआर की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती है डिफाइंड डोमेन में, जहां भी डिफाइंड होता है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। चलो मैंने डिवाइड कर दिया। अब तुम जरा ध्यान से देखो, वैसे नहीं डिवाइड करता तो भी चलता, इन दोनों में एक एक का गैप नहीं दिख रहा है? एक एक का गैप, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल के दिन, एनसीआर होता है एक एक अगर नीचे लाओ तो एक एक कम हो जाता है। क्या ये प्रॉपर्टी याद है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आरडी में भी गिवन। तो अगर ये तुम्हें याद है तो बस फिर तो अप्लाई करना था। किसी ने ये अप्लाई करा कि एक्सपांड करा? ये अप्लाई किया था। वेरी गुड, वेरी गुड, जिसने ये अप्लाई करा मतलब उसको कल के नोट्स एकदम थॉरोली दिमाग में प्रिंट हो गए। वेरी गुड, बस यही चीज तुम्हें सोचना है जैसा टीचर सोच रहा है। तुम ये समझ जाओ, चैलेंजिंग क्वेश्चन में अगर तुमने टीचर की तरह सोचा, भले ही आंसर नहीं आया, यू आर ऑन द करेक्ट अप्रोच, जो कि इंपॉर्टेंट होती है जेई के लिए। तो तुम खुश हो सकते हो अगर तुमने ये सोचा है तो। डायरेक्ट एक्सपांड करके भी कर सकते हो, बट अगर टीचर ने पढ़ाया है फॉर्मूला तो अप्लाई करो। अप्लाई करने के लिए टीचर पढ़ा रहा है, ऐसे थोड़ा पढ़ा रहा है। ये आ गया, यहां तक कोई डाउट? बोलो। चलो ठीक है, एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी नहीं थी, वो ये थी कि n-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू r, n ग्रेटर देन इक्वल टू r+1, यही था ना? ये पता है कि नहीं सबको? एनसीआर में n ग्रेटर देन इक्वल टू r, ये मैंने लिखवाया था, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू r+1 होना चाहिए। यस और नो? यस और नो? n हमारा r या r+1, सॉरी r+1 या r+1 से बड़ा होगा, ठीक है। देयरफॉर s n ग्रेटर देन इक्वल टू r+1 सभी डिफाइंड भी है, तो r+1 अपॉन में n क्या लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए? यस सर। और ग्रेटर देन 0, 0 से तो बड़ा होना ही चाहिए, 0 से छोटा हो सकता है क्या?
और जीरो भी नहीं हो सकता है। जीरो कभी हो सकता है क्या, जरा मुझे बताओ। कैन इट दिस टर्म कैन बी जीरो? नहीं हो सकता है। बताओ क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसके लिए r को -1 होना पड़ेगा। r को -1 कर सकते हैं हम? r नहीं, r तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये हमने फाइनल डोमेन निकाला था, ठीक है। तो 0 से तो बड़ा ही होगा ना, और वो कब होगा तुम ऐसे समझ लो, n बहुत बड़ा ले लिया, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल नंबर ले लिया, तो ओवरऑल वैल्यू टेंडिंग टू 0 होगी ना। बोलो, अपन क्रिटिकल वैल्यू देख रहे हैं इसकी। ये समझ आया कि नहीं? बस यही आईआईटी के इस क्वेश्चन में हमें थिंक करना था, जो कि बहुत जीरो बड़ा नहीं। इंक्लूड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। जीरो इंक्लूड करने के लिए r को -1 होना पड़ेगा, r को -1 होना पड़ेगा, या n को इंफिनिटी होना पड़ेगा। ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। फॉर जीरो बता दो, हो सर सकता है लेकिन क्या? r ग्रेटर देन, हाँ ठीक है But ठीक है। n क्या tends to क्या टेंड होता है तो टेंड होता है कि एग्जैक्ट होता है? ये किसने पढ़ाया तुम्हें? कौन सा टीचर है जिसने तुम्हें ये पढ़ाया इक्वल टू 0? कौन सा टीचर है ये? डिनोमिनेटर में इंफिनिटी कभी डिफाइंड होता ही नहीं है, हाँ सर आपने बताया। क्योंकि डिनोमिनेटर में आपने कभी पढ़ाया 0 था। नहीं हो सकता है। ये मैंने कभी नहीं बताया। तुमने जिससे भी पढ़ा वो गलत पढ़ा रहा है तुम्हें। थोड़ा सा प्रिकॉशन रखो, उस टीचर से मत पढ़ो, ठीक है। डिनोमिनेटर में इंफिनिटी नहीं हो सकता है, नहीं कभी 0 होता है। इस पे तो हमने पूरा डोमेन, बहुत बड़ा लेक्चर दे चुका है ना हमने इस पे तो। हाँ सर। अब मैं इस पे नहीं Yes, जाऊंगा वापस से, पूरा फंक्शन पढ़ाना पड़ जाएगा। बैक चलो वापस से अप्रैल बैच में, फिर जो वापस नहीं हो सकता। चलो आगे बढ़ते हैं अब। लॉजिकल थिंकिंग अच्छी रखो यार। आईआईटी का बोला था, ये छोटी छोटी चीजें ये थोड़ी ना, मतलब अब मैं बताऊंगा तुम्हें कि r+1 एन इंफिनिटी हो सकता है। कौन सी वैल्यू इंफिनिटी को कभी भी अपन क्लोज इंटरवल में लेते हैं? कहाँ पढ़ लिया तुमने इंफिनिटी को क्लोज इंटरवल में? इंफिनिटी क्लोज इंटरवल बोलती है क्या एनसीईआरटी या कोई भी बुक, कि हमेशा ओपन आता है इस पे? जवाब Open. ओपन आता है। रियल नंबर्स में अपन बात करते हैं बेटा, रियल नंबर में ही इंफिनिटी नहीं आता है, तो नेचुरल होल में कहां से आएगा यार? पता नहीं। और हमने पहले ही देख लिया r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक और चीज देखो, r को तुम -1 रख रहे हो, तो क्या ये डिफाइंड है? लॉजिक नहीं। लगाओ। नहीं, रियल वैल्यूज में से तुम -1 सिलेक्ट कर रहे हो, नेगेटिव ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दिमाग लगा के देख लो, ऐसी चीजें कुछ नहीं होती है ना, कभी सोचना ऐसा। और डोमेन वगैरह हमने पढ़ा हुआ भी है, ठीक है। चलो, तो r+1/n 0 से ओपन से 1 क्लोज तक होगा। बस अब तो हो गया भाई। अब तो ये अपना फंक्शन का क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का। 0 से क्लोज 1, तो फंक्शन फॉर्मिंग मेथड। 4 से इधर गया 3। अब k² 3 से 4, तो k मैं नहीं बताऊंगा, मैंने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है। -2 से -√3 क्लोज्ड ओपन यूनियन Root √3 से 2 closed. closed. This is the correct answer. This is the correct answer. Any doubt? Anyone you can ask. k² -3 0 से 1 के बीच में होगा, और अगर इस इंटरवल में रखना है तो k को इस इंटरवल में रखना पड़ेगा। अब तुम्हारे जो आंसर्स आ रहे थे भाई, तुम देख लो, करेक्ट आंसर तो आईआईटी जेईई का ये था। आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो। Yes sir. Yes ठीक sir. है, हाँ सर। तो भूलोगे तो नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब पूछेगी नहीं। जेई मेंस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेगी अब मेंस। एडवांस में तो बहुत पहले आया था। मेंस एक्सपेक्टेड वैरायटी। उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे आज बैठे हैं, 50 बैठे हैं ना, 60 बैठे, कितने आ गए अब? संडे को कम आते हैं ना जनरली। 60 के करीब बैठे हैं, ठीक है। तो उन सभी बच्चों से ये क्वेश्चन अब बन जाएगा, जवाब दो, हाँ Yes, सर। sir. क्योंकि ये तुम्हें 4 मार्क दिलाएगा। जेई मेंस में 4 मार्क्स फिक्स हो गए, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलता है। अब बस तुम्हारे फेज में आता है कि नहीं, तुम्हारे शिफ्ट में, वो बात अलग है। ठीक है, पर आएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर दिया हुआ था, ये हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, और ये बहुत जगह पे और भी दिया रहता है। पर इस क्वेश्चन में हम कुछ एक ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं जो तुम्हें मजा दिला देगी। आज का दिन बन जाएगा तुम्हारा। सर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ नहीं रही थी। Exactly क्या? एक सेकंड बच्चा, बस डिस्कस कर ही रहे अपन। आखिरी टर्म क्या है? सर r वो तोड़ प्लस के 4। हाँ हाँ हाँ, अभी अपन सब पढ़ेंगे, ठीक है।
सब करेंगे, पर मैं इसके लिए बहुत कुछ चीजें तुम्हें बताने वाला हूँ, इसीलिए क्वेश्चन दिया था। आंसर हमारा मोटिव नहीं रहता है कभी भी। चलो खैर, ये है हमारा कौन मतलब वैल्यू, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले बोर्ड अप्रोच। अब बोर्ड अप्रोच ये कहती है कि एनसीईआरटी में सिर्फ ये फॉर्मूला दिया हुआ है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 होता है एन प्लस 1 सी आर, यही होता है ना। तो अगर ये तुम्हें याद है ना, हाँ एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 होता है एन प्लस 1 सी आर। और अगर ये तुम्हें याद है तो मुझे बताओ नीचे कौन सी वैल्यू आती है, बड़ी वैल्यू, बिगर वैल्यू। एक का गैप होना चाहिए और ऊपर जो भी एन है सेम होना चाहिए, तो एक प्लस 1 हो जाता है। ऐसे याद करा था ना हमने कल। हाँ Yes, सर sir. ठीक है, तो यहाँ पे एक एनसीआर दिख रहा है, यहाँ पे भी एक का गैप है, बस ये 4 दिक्कत दे रहा है। तो भाई अगर ये 4 दिक्कत दे रहा है तो इसको 1+3 में तोड़ सकता हूं मैं, देखते जाना अभी। हाँ सर. और जो 1 वाला है मतलब एनसीआर प्लस 1, देखते जाना, प्लस 3 टाइम्स ऑफ एनसीआर प्लस 1 होगा। अरे 3 बच जाएंगे ना जब एक उसके साथ लिया ये फॉर्मूला लगाने के लिए। तो अगर 3 इसमें से बचे हैं तो इसको भी अपन 3 में तोड़ दें, ताकि इधर भी एक फॉर्मूला दिख रहा है, ताकि वो 3 वाला इसके साथ पेयरिंग बना के फॉर्मूला दे देगा। और एक जो 3 बच गया, देखते जाना, जो 3 बाकी बच गए वो इसको अपन 3+1 में तोड़ देंगे, ताकि वो एक यस सर 3 इसके साथ मैच हो जाएगा। और जो एक और बच गया वो उसके साथ मैच हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे हमने स्प्लिट करा, किस लॉजिक से स्प्लिट करा ये समझ आया कि नहीं? पहले का कोफिशिएंट 1 था तो मुझे इधर से भी सिर्फ एक ही एनसीआर प्लस 1 चाहिए था, तो 1+3 लॉजिक। अब यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, कॉन्जिक्यूटिव है, फॉर्मूला यहाँ भी लग रहा है, पर एक तरफ 3 एक तरफ 6, कोफिशिएंट तो सेम रखने थे, तो इसको भी 3+3 में तोड़ा। अब इधर 3 बच गए तो 4 को 3+1 में तोड़ा, अब जो एक बच गया वो आखिरी के साथ सेट हो गया। मतलब पूरा क्वेश्चन अलग तरीके से फॉर्म होते जा रहा है। वो बहुत सोच समझ के कोफिशिएंट दिए है, उस पे हम इसके बाद डिस्कस करने वाले इस पॉइंट के बाद। ये कितना हो जाएगा, एन प्लस सर वन यही सी, अप्रोच लगाई थी. चलो देख लेंगे, एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, यही होगा ना, बड़ा वाला आर और ऊपर एन प्लस 1, ऐसे याद करवाया, तुम भी ऐसे याद रखो। एन प्लस 1 नीचे बड़ा वाला आर कौन सा होगा, आर प्लस 2, एक का गैप होना चाहिए बस, 3 टाइम्स ऑफ एन प्लस 1 बड़ा वाला आर, आर प्लस 3, एन प्लस 1 बड़ा वाला आर प्लस 4। ये आ गया। ये बोर्ड अप्रोच बता रहा हूँ, बोर्ड में अगर आएगा इस टाइप का तो ऐसे ही करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। अब सुनना, इधर 1 है, इधर कितना कोफिशिएंट है, 1। अभी फिर से फॉर्मूला लग सकता है, ऊपर का एन सेम है और नीचे एक का गैप है, और इधर एक है कोफिशिएंट, तो इसको कितने में तोड़ोगे, प्लस 1 1 प्लस 2, फिर 2 बच जाएंगे। और इधर फिर से फॉर्मूला लग रहा है तो इसको 2+1 में तोड़ देंगे, और जो एक बचेगा वो तीसरे वाले के साथ मैच कर रहा है। एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 प्लस एन प्लस 1 सी आर प्लस 2, जो 2 टाइम्स है वो कॉमन निकल के एन प्लस 1 सी आर प्लस 2 प्लस एन प्लस 1 सी आर प्लस 3, जो एक बच गया एन प्लस 1 सी आर प्लस 3 प्लस एन प्लस 1 आखिरी वाले के साथ मैच कर गया, आर प्लस 4। चलो समझ में आया? हाँ सर अब इसमें फिर से फॉर्मूला लग रहा है, एक बढ़ा दो एन ऊपर प्लस से और बड़ा वाला आर, बस ऐसे बड़ा वाला आर से याद रखना और फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ऊपर एन सेम है, एक बढ़ा दो, बड़ा वाला आर, ऊपर एन सेम है, हाँ तो एक बढ़ा दो, तो नीचे बड़ा वाला आर, ये हो गया। क्या फिर से फॉर्मूला लग रहा है? बिल्कुल, पर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो कोफिशिएंट 1 है, तो इस 2 को किस में ब्रेक करोगे, 1+1, ताकि एक उसके साथ सेट हो जाए। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही स्टेप्स पूरी लिखनी है और ऊपर सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना जैसे मैंने लिखा है। पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे 4 में से 4 गुजरात बोर्ड वाले बच्चों को, और एमसीक्यू कितने का भी आए सीबीएसई को वो तुम देख लो। चलो फिर से लगा दो, तोड़ तो दिया ही है, एन प्लस 3 सी आर प्लस 3 बड़ा वाला आर, एन सी आर आर प्लस, प्लस फिर से ये फॉर्म बन गया, एन एन प्लस 4 प्लस सी आर प्लस 4। अब ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हमने क्या कॉम्पिटेटिव में भी ऐसे ही करना है, अब इस क्वेश्चन के ऊपर अपन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बट उसके पहले इस पूरे सॉल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नो सर. आराम से देख लो, एकदम प्योर
NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n+1 CR पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, एकदम प्योर फॉर्मूला बेस्ड, NCERT बेस्ड। सबको समझ आया? अब मैं तुम्हें उस पॉइंट पे लेके जा रहा हूं कि ये क्वेश्चन बनते कैसे, फ्रेम कैसे होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बदल सकते हैं पेपर के दिन, ठीक है, और बड़े बड़े भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी। तो क्या यही तरीका है कि कोई डायरेक्ट तरीका है? बिल्कुल, एक सर ऑब्जेक्टिव सर जो हम देखने वाले हैं। क्या हो गया, बोलो। सर आप ये थर्ड पॉइंट से वापस समझा सकते हो? कौन सा थर्ड पॉइंट है? थर्ड पॉइंट ये फर्स्ट बोलते हो, ये सेकंड बोलते हो, तो ये थर्ड। हाँ सर, फिर वही लगाया कनेक्शन बेटा, लो। नेट कनेक्शन लो हो गया, कोई बात नहीं बेटा। ये 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, तो इसको 1+2 में ब्रेक करा, ताकि ऊपर का कोफिशिएंट सेम है, नीचे 1 का गैप है। वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। समझ आया? जो ऊपर वाली हाँ स्टेप पे सर। करा बेटा, जब तक तुम्हारा नेट कनेक्शन था, तो जो ऊपर वाली स्टेप में करा वही नीचे वाली स्टेप में करा, वही नीचे वाली स्टेप में करा, वही नीचे वाली स्टेप में करा, और आंसर आ गया। कुछ नया नहीं करा। समझ आया? तोड़ते गए ताकि वो पैरिंग बनते जाए, और जितने जितने कोफिशिएंट है उतने बगल में भी होने चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में दोनों के कोफिशिएंट होते हैं 1, और अगर ऊपर वाला सेम है और नीचे 1 का गैप है, वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला। फिर चाहे वो ऊपर वाला n+1 हो, n+2 हो, कुछ भी हो सकता है ना भाई n की जगह पर, सेम होना चाहिए। अब क्लियर है? अब समझ आ गया हाँ कैसे सर। तोड़ा? ताकि फॉर्मूला लगाना था बस। सभी बच्चों को समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन को डिटेल हम एनालिसिस करें। अब संडे को अपन यही करते हैं, जनरली डिटेल एनालिसिस करते हैं हर बार, हर क्वेश्चन की। तो करें अब नेक्स्ट, मतलब इसी क्वेश्चन का डिटेल पार्ट। अब देखो इधर, पोस्टमार्टम। हाँ पोस्टमार्टम करते हैं अब अपन इस क्वेश्चन का। कोएफिशिएंट पे नजर डालो एक बार, सभी कोएफिशिएंट पे नजर डालो। 1 4 6 4 1, देखना चमत्कार होने वाला है। उसके बाद है 1 3 3 1, बिल्कुल सही। उसके बाद है 1 2 1, उसके बाद है 1 और 1। इसका मतलब अब जरा सा हम एक पास्कल ट्रायंगल ये पढ़ते हैं। आपने यस बेसिक में पढ़ा था। बेसिक में बिल्कुल पढ़ाया सही, था। पास्कल ट्रायंगल, बेसिक हाँ। में पढ़ाया था। एंड वो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वहीं से बाइनोमियल चैप्टर स्टार्ट होता है। एनसीआर का ओरिजिनेशन बताने वाला हूं वंस अगेन, देखते जाना। कुछ पास्कल ट्रायंगल होता है, बस वो कोएफिशिएंट में जो लॉजिक चल रहा है ना, वो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। 1 1, देखते जाना क्या करना है। पहले तो 1 लिखा, एक्सट्रीम में सबसे पहले क्या लिख दो? एक्सट्रीम में सबसे पहले क्या लिख दो? स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे 1 1, ठीक है, ये 1 और 1 लिख दिया, ठीक है। अब 1 1 1, इधर 1 रखो, फिर से एक्सट्रीम में इधर 1 करो, और बीच वाले ऐड करते जाओ बीच में। 1+1 कितना हो गया? 2, देखते जाना। फिर से एंड में क्या लिखो? बोलो, एंड में क्या लिखो? 1 1, ऐड करो, बीच वालों को ऐड करो। 1+2 3, 2+1 3, ठीक है। उसके बाद फिर से एंड में क्या लिखो? 1 1+3 4 4 और 6 4 1, उसके बाद 1 फिर से आएगा, 5 10 10 5 1। समझ आया कि नहीं? ये पास्कल ट्रायंगल के जो कोएफिशिएंट जो हमने लिखे, इन शॉर्ट तुम्हें बस ये याद रखना है। ये 1 1 1 का तो इतना काम नहीं है। ये 1 2 1 याद रखना है, 1 3 3 1 याद रखना है, 1 4 6 4 1 याद करना है, 1 5 10 10 5 1 याद रखना है। और मजे की बात बताऊं, ये बेसिकली a+b की पावर में 0 की कोएफिशिएंट है, मतलब 1 ही होता है। ये a+b की पावर में 1 है। कोफिशिएंट देखना बस, a+b² का कोफिशिएंट क्या होता है जब एक्सपांड करते हो? तो a² 2ab + b²। कोफिशिएंट क्या बन रहे हैं? क्या 1 to 1 बन रहे हैं? 2 बोलो। 1, हाँ सर। बिल्कुल। यस। उसके बाद क्यूब। a+b² क्या होता है? a³ + 3a² b + 3ab² + b³ 1 3 3 1। 1 4 6 4 1 कभी भी दिखे तो वो किसके कोफिशिएंट होते हैं? आप बोलो। पावर 4 के। और 1 5 10 10 5 1 के कोफिशिएंट किसके होते हैं? पावर में 5। और ये तुम्हें याद रखना है फॉर पीआरएमओ एंड केवीपीवाई आल्सो। कोएफिशिएंट याद रख सकते हो कि 1 3 3 1 किसके होते हैं, 1 4 6 4 1 किसके होते हैं, 1 5 10 10 5 1 किसके होते हैं? यस और नो जवाब दो।
जल्दी से सभी बच्चे याद कर लोगे कोफिशिएंट किसके क्या क्या होते हैं। ऐसे और भी बना सकते हैं अपन 1 6 15 20 15 6 1, पर सबसे ज्यादा जो पूछा गया वो 5 तक ही गया है। तो अब तुम देखो इन टाइप के क्वेश्चन में ये जो पैटर्न बन रहा था वो तभी बन सकता है जब कोएफिशिएंट पास्कल ट्रायंगल के नंबर्स हो। समझ आया कि ऐसे तक हम आंसर तक कब कब पहुंच सकते हैं? बोलो सब। जब कोएफिशिएंट्स क्या हो? पास्कल ट्रायंगल के पास्कल कोएफिशिएंट। ट्रायंगल तो ज्यादा से ज्यादा देखो और बड़ा तो वो देंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 तक वाला जाता है 1 5 10 10 5 1, तो उसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगी ना। ऐसे ही करते जाना है ना अपन को आखिरी तक, तो फिर एक स्टेप और बढ़ हाँ जाएगी सर। बस। अब आंसर क्या होगा एंड ऑल, इसका जनरलाइज फॉर्म क्या है वो मैं इसके बाद बता रहा हूँ। पर ये समझ में आया कि नहीं पास्कल ट्रायंगल के ये जो नंबर्स हैं हाँ सर। या जो एक्सपांशंस होते हैं उनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वही पास्कल ट्रायंगल के नंबर्स होते हैं। इतना समझ आया कि नहीं? बोलो जल्दी। इसको Yes, कहते sir. हैं पास्कल ट्रायंगल। अगर इसको अच्छे से बनाओगे तो एक पूरा ट्रायंगल बनता है वो। ठीक है, चलो ये हो गया। और ये पास्कल ट्रायंगल के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता नहीं है इसका इतना एप्लीकेशन है। अभी हम आउट ऑफ द टॉपिक तो जाएंगे नहीं, बस इतना समझ लो कि ये बहुत वर्थफुल है। आगे जाके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में पता चलता है कि ये जो नंबर्स है ना उन मतलब एक कोई पैटर्न मिलता है कुछ करते समय, तो वो पैटर्न बेसिकली पास्कल ट्रायंगल के कोएफिशिएंट्स होते हैं। मतलब अलग ही है, मतलब ये लॉजिक्स तो कि नंबर्स इतने क्यों इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी बहुत जगह फिट हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में भी फिट हुआ कि नहीं, देखो पहले पावर 4 वाले कोफिशिएंट थे, फिर 1 3 3 1 के हुए, फिर 1 2 1 के आए, फिर 1 1 के आए और फिर डायरेक्ट वो समझ में आया, उल्टा चलते जा रहे हैं। मतलब हमें पास्कल ट्रायंगल के कोफिशिएंट्स को ऊपर लेके चलना है, तो एक एक स्टेप बनती जाएगी। समझ आया? ये लॉजिक थे, बस तुम इतना याद रखना। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब अपन और पोस्टमार्टम करते हैं इसके बाद। चलो, अब मजे की बात यह है कि कैसे एनसीआर ओरिजिनेट हुआ, कैसे लोगों के दिमाग में एनसीआर आया। अब अपन उस बेसिक थ्योरी पे आते हैं। पढ़ तो लिया हमने एनसीआर, पता है। अब सुनना, ये जो 1 है ना 1, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर ही लिख देता हूं, कोई दूसरा, हाँ ग्रीन से लिख लेता हूं। 1 को तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये जो 1 लिखा हुआ है ना 1, ये बेसिकली 1 सी नॉट लिख सकता हूं इस 1 को, और इसको 1 सी 1 लिख सकता हूं। जवाब दो। 1 सी हाँ, नॉट या 1 सी 1 तो एक ही होता है, एनसीआर एनसीएन एक ही माइनस आर बात है. होता है। तुम एक्सपांड भी करके देख लो बेटा। ये 2 के थे ना, ये 2 के थे ना कोफिशिएंट, तो क्या हम 1 को 2 सी नॉट लिख सकते हैं? क्या इसको 2 सी 1 लिख सकते हैं? क्या इसको 2 सी 2 लिख सकते हैं? पहले वाले को 2 सी 2 2 सी 1 2 सी नॉट भी लिख सकता हूं, पर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। समझ आया कि नहीं? उसके बाद वाले को बोलो क्या लिखेंगे, वो क्या होगी वैल्यू, 3 सी नॉट 3 सी 1 3 सी 2 3 सी 3। एनसीआर कैसे सॉल्व करते हैं वो तो सबको पता है ना। उसके बाद 4 सी नॉट 4 सी 1 4 सी 2 4 सी 3 4 सी 4, आखिरी वाला बोलो 5 सी नॉट 5 सी 1 5 सी 2 5 सी 3 5 सी 4 सी 5। मतलब ये जो नंबर्स है वो एनसीआर वाले पैटर्न है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है, जिनको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। समझ आया कि नहीं सर बच्चा? सबसे पहले वाले का क्या होगा? बेटा वो नहीं, वो बस लिखते हैं 1, पैटर्न बेसिकली यहाँ से शुरू होता है, वो तो बस याद कर लिया है, वहां के लिए डिफाइंड ही नहीं होता है। ओके, और वो वैल्यू अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो वो पढ़ने का क्या फायदा, ये पैटर्न बनते हैं बड़ी वैल्यूज के लिए। ऑलराइट, चल ऊपर जाते हैं वापस। तो देखो इधर क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या हम इस क्वेश्चन को कॉपी कर ले वापस से, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें साला लग रहा है 14641। अब देखते जाना, मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, कब कब ये डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेबल है, किस टाइप से एप्लीकेबल है वो देखते हैं। मेथड 2, जो लॉजिक था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो तो सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब सुनना, डायरेक्ट फॉर्मूला जेई मेंस में आएगा, मेंस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मुझे बताओ ये जो 14641 है, क्या पहले वाले 1 को अपन 4c नॉट लिख सकते हैं? 1 को 1461 पावर 4 के अभी पढ़ा है ना 14641। बट अगर मैं 4c नॉट लिख सकता हूं तो क्या मैं 4c 1 लिख सकता हूं, 4c 4 लिख सकता हूं? उसका रीजन है, उल्टा क्यों लिख रहा हूं तुम्हें पता चलेगा थोड़ी सी देर में। 4c 4 लिख दूं? अरे 4c 4 भी 1 ही होता है। हाँ, यस यस सर. उसके बाद वाले को 4c 3 लिख दूं?
मैं रीजन दूंगा कि Yes, मैं sir. क्यों 4C0 4C1 नहीं लिख रहा हूं, बस पहले लिखो, फिर 4C2 लिख दूं, फिर 4C3 लिख दूं। बोलो बेटा, जल्दी से बोलो। उसके बाद 4C4 लिख दूं। 4C3 4 3 2 1 हो गया ना ये। हाँ, 4C3 और भी वही होता है वैसे तो, बट अपन अब उल्टा लिख रहे तो पूरा लिखो, क्योंकि हमें पता है क्या, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, तो 4C0 4C4 के बराबर होता है। अब ऐसा लिखने का बेनिफिट हम कैसे सोचेंगे, क्योंकि देयर इज अ पैटर्न, नीचे का सम फिक्स हो गया है, नीचे के सफिक्स का सम फिक्स हो गया है। देखो बेटा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, और ऊपर का तो सम फिक्स था ही सही, वो तो फिक्स था ही सही। हर जगह देख लो, हर जगह देखो, पहले से लेके आखिरी तक दिख रहा है कि नहीं तुम्हें, जवाब दो। Yes. R+4 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 और ऊपर N+4 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 दिख रहा है कि नहीं, सबको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे। हाँ अब सर, देखो, अगर तुम इसको 4C0 लिखते तो पैटर्न नहीं बनता, हमें वो पैटर्न निकालना था, एक कॉमन फिक्स पैटर्न। अगर मैं 4C0 लिखता तो पहले R हो रहा है सम, फिर कितना होता, R+2 होता। समझ में आ गया, सेम नहीं चल रहा है, R+2 R+3। तो वो सेम पैटर्न लाने के लिए मैंने उल्टा लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने, उल्टा। समझ आया कि नहीं, बोलो। और ये वाला लॉजिक कोई आज पहली बार यूज नहीं हो रहा है, बहुत समय पहले कौन से साइंटिस्ट थे यार, नाम ही भूल गया, जिन्होंने चौथी पांचवी प्राइमरी क्लास में इस चीज का सीरीज का सम निकाला था, जब टीचर ने पूछा था, तुमने भी पढ़ा होगा, 1 से लेके 10 तक का सम, इस पूरी सीरीज को रिवर्स लिख दो। याद है, किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? मेरे को साइंटिस्ट का नाम अभी याद नहीं है, बहुत बड़े सर साइंटिस्ट, नाम तो मैथमेटिशियन। लेकिन पता है। पर ये 1 से लेके 10 का सम जब टीचर ने पूछा था ना उनसे, प्राइमरी 4th 5th क्लास, तुम सोचो, जिसको नहीं पता, और एक 5th क्लास के बच्चे ने सोचा था 4th क्लास के बच्चे ने, उल्टा लिख दिया पूरी सीरीज को और ऐड कर दिया, देखो फिक्स आ रहा है। उसने क्या सोचा, फर्स्ट और लास्ट का सम फिक्स हो रहा है, तो पलट के लिखने का क्या बेनिफिट मिला, सब क्या बन गए, सब क्या बन गए, equal 11 बन 11 गए। 11. इक्वल हो अब मान गया। लो इसकी वैल्यू S10 है, तो ये भी S10 ही होगा ना, तो ये ट्वाइस ऑफ S10 हो गया। तो ये 11 कितने आएंगे टोटल बताओ, 10 बार आएंगे, 10 टर्म्स है, तो S10 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 10 इंटू 11/2। ठीक है, 55। हाँ। और वो उस साइंटिस्ट का नाम पता है क्या है, जो तुम फिजिक्स में ज्यादा पढ़ोगे 12th में, गॉस। ठीक है, बहुत ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें भाई, कभी बताऊंगा, मैंने तो बहुत हिस्ट्री पढ़ी हुई है मैथ्स की, पर अपने पास क्या वक्त नहीं रहता है, इसलिए मैं ज्यादा ज्ञान तुम्हें बांट नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है। बट कोई बात नहीं, इतना भी याद रहा तो याद रखना कि बोलो, इतने बड़े सर साइंटिस्ट, नाम इसका सुना हर होगा ना। सीरीज में एप्लीकेबल है? नहीं नहीं नहीं, मतलब कभी कभी ये लग जाता है, पर एक लॉजिक है, मतलब लॉजिक उसने जो सोचा तुम पकड़ पाए कि नहीं, कि फर्स्ट लास्ट का सम सेम हो रहा है, उस टाइप से पलट के लिख दो। ये लॉजिक अपन एनसीआर में कई जगह यूज करने वाले हैं, कई जगह पे। ठीक है, अब ये वो लॉजिक तो नहीं है, पर उसी तरीके से ना, कि उल्टा लिखने से वो कांस्टेंट बन रहा है, 4C0 के बजाय 4C4। समझ आया, दोनों इंक्रीजिंग करने के बजाय, दोनों के नीचे के सफिक्स बढ़ने के बजाय एक को घटा दो दूसरे को बढ़ा दो तो सम फिक्स हो जाएगा, ये लॉजिक है। दिखा कि नहीं, इधर सेम गैप होनी चाहिए, बट एक बढ़ रहा है तो दूसरे को घटा दो ताकि सम फिक्स हो जाएगा, सेम गैप होनी चाहिए, मतलब गैप जो है एक एक का गैप है। अब समझ आया, जवाब दो। ठीक है, नाम सुना है कि नहीं ये साइंटिस्ट का, गॉस, गॉस थ्योरम या सुना ऐसा है सर। कुछ, या हाँ चलो, इतना तो सुना है तुमने। हाँ सर। ये यूनिट हाँ थी 10th में शायद से पढ़ी थी, हाँ, याद। 10th में, चलो बाकी 12th में तुम बहुत पढ़ने वाले हो, यही थ्योरम ही चलती रहेगी, गॉस सर ये लो। इतना समझ नहीं आया, ये आपने कैसे लिखा हुआ? क्या क्या कैसे लिखा बेटा, क्या नहीं समझ आया, बोलो, सर कौन ये सी स्टेप समझ नहीं आई। ये 4C4 बेटा, तुमने फिर थोड़ा सा कल की क्लास का रिवीजन नहीं करा, कोई बात नहीं, और तुमने पुराने क्लासेस भी सेट्स के नहीं पढ़े, कोई बात। अब नहीं पढ़ा तो अब मैं कुछ ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ बस, बाकी तो बोलूंगा बेटा क्लास नोट्स पढ़ो। तुम क्लास नोट्स नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा बेटा, कुछ भी अपने दिमाग में नहीं घुसेगा। बताऊं पिछली क्लास में जाऊं, यही एक गैप हो जाता है बेटा। अगर तुम्हें सही डायरेक्शन में और आगे बढ़ते रहना है, प्रोग्रेस चाहिए, तो क्लास नोट्स नहीं पढ़ोगे तो पिछड़ जाओगे। ये देखो बेटा, स्टार्टिंग में यही डिस्कशन हुआ है पूरा।
चलते 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 ये देखो बेटा, ये देखो कुछ दिखाई दे रहा है? ये एनसी नॉट की वैल्यू क्या होती है? NC2 ये 4C2 6 होता है। फिर ये बताया था NCR NCN माइनस आर के बराबर होता है। ये सब कुछ पढ़ा था, कल की क्लास अटेंड करी थी बेटा? हाँ करी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब समझ आया? ये सब दिखाई दिया? सब दिख रहा है ना ये हाँ। सब? अब देखो बेटा, अपन इधर जाते हैं लेक्चर नंबर 2 में। अब तुम्हें सब दिखाई देने लगेगा। ये ऊपर की क्लास अटेंड करी थी जब नेट कनेक्शन था कि 1 हाँ बेसिकली ये 4C0 की वैल्यू होती है। तो ये 4C0 4C1 4C2 है। तो ये 14641 को 4C0 वगैरह लिख सकते हैं ना? बट NCR NCN माइनस आर के बराबर होता है, तो मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ यार। ये सब पढ़ा तो दिया मतलब है। आपने ना वैल्यूज पुट करके रीअरेंज कर। हाँ बेटा, वही किया, वही ओके। बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से मैं यही सेंटेंस बोल रहा था। ठीक है, तो 1, अरे ये लिख लो बेटा, लिख लो, कोई बात नहीं। 1 होता है 4C0, 2 होता है, सॉरी 2 नहीं, 4 होता है 4C1 या 4C3, ये 4C4 भी होता है। ये यहाँ लिखा मैंने, मुझे लगा तुमने सुन लिया। 14641 4C0 4C1 4C2, ये पावर 4 के एक्सपांशन है। समझ आया बेटा? ये रहा हाँ 1 4 सर। 4 1 ऊपर लिखा है। NCR इन माइनस आर, और मैंने ये भी बोला मैं पलट के लिख रहा हूँ क्योंकि NCR NCN माइनस आर के बराबर होता है, इसलिए। अब ठीक है, ताकि नीचे फिक्स हो जाए। समझ आ रहा है हाँ। ये लॉजिक? देखो यही फॉर्मूला था ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुमने? n × n+1/2। एक हाँ सर। फोर्थ क्लास के बच्चे को एपी थोड़ी ना पता रहता है, पर उसने इसको मेंटल एबिलिटी से क्रैक करा इस क्वेश्चन को। ये थिंकिंग चाहिए फॉर IIT। ये फोर्थ क्लास के बच्चे ने ये थिंक करा है, तो तुम्हें, अब तुम तो 11वीं में आ गए हो, तुम्हें किस लेवल का सोचना चाहिए, तब तुम इतना एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाओगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा अभी, बट एक फोर्थ क्लास के अकॉर्डिंगली सोचो, थर्ड क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग सोचो, जिससे गिनती पूछ लो वो नहीं आता है, वो उतने से समय पे तो समझ सकते हो तुम। ये होता है एक सोच का फर्क, और यही सोच चाहिए रहती है एक IITian को। इसलिए तो वो साइंटिस्ट बने। हाँ, बट अपन उतना तो नहीं सोच सकते, पर IITian तो बन सकते हैं ना, कि नहीं बन सकते हैं? उसके लिए थिंक करो, सोचो बेटा, सोचो। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन से तुम्हारा सोचना, थिंकिंग डेवलप हो गई, उस दिन से IIT तुम्हारे लिए आसान होती जाएगी। बस क्लास नोट्स पे फोकस करो। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि क्लास नोट्स में वो सब लॉजिक्स आ जाएंगे, बाकी तो तुम अपनी थिंकिंग लगाओ फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर का सम कितना बन रहा था? n+4। नीचे का सम कितना बन रहा था? नीचे का सम कितना बन रहा था? +4। r+4। तो n+4C r+4 विल बी द आंसर। बस यही लॉजिक है जो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बना है। अगर ऊपर का सम और नीचे का सम फिक्स हो जाता है, और हर एक कोफिशिएंट होना चाहिए 14641, कोई एक आध टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, तो ऊपर का सम नीचे का सम विल बी द आंसर। यही था ना बेटा आंसर? देखो देखो देखो, अरे देखो जरा देखो, समझ आया? सर वो आपने मल्टीप्लाई किया है तो उसमें एडिशन हो जाता है सबका? है मल्टीप्लाई? अरे बेटा वो फॉर्मूला दिया है यार, फॉर्मूला दिया है कि ऐसा बन रहा है रे। याद करने का तरीका बता रहा हूं, वरना ये ऊपर लिखा है मैंने पूरा प्रूफ। तो डायरेक्ट फॉर्मूले का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, हाँ ताकि इतना सब नहीं करना पड़े। अब उसमें लॉजिक मत घुसेड़ो, कुछ चीजें रट लेते हैं ना अपन, बस वैसे ही। हालांकि इसका एक और एनालिटिकल अप्रोच होती, वो भी बताऊंगा, पर याद हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा। जवाब दो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, बस ये तुम्हें याद रखना है। क्या ये याद हो सकता है तुमसे? हाँ सर, सर एक डाउट था, दो कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई का कोई फॉर्मूला नहीं है ना? तो कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा अभी आगे पढ़ेंगे, ये चैप्टर शुरुआत हुई है अभी। अभी आगे आगे देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारे रहेंगे ही नहीं, अभी बस शुरुआत हुई है बेटा। तुम जब एडवांस लेवल तक जाओगे तुम्हारा लेवल अलग बढ़ेगा, पर अभी इस प्राइमरी लेवल, इस NCERT RD बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हमने फॉर्मूला बनाया, इतना दिमाग में गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अगर इसको जनरलाइज करना है तो अपन कुछ TCR, ये हो गया NC
आर हो जाएगा एन सी के, इसको टी सी के कर देता हूँ, एक फॉर्मूला बना रहा हूँ, टी सी के एन सी के के ले लिया ना, तो इसको अपन ले लेते हैं आर माइनस के, टी सी के एन सी आर माइनस के, और ये हो गया 4, जैसे कि ये 4 रखा, 4C नॉट, तो ये NCR आखिरी कहाँ तक जाएगा अगर मैं इस सीरीज को लेके चलूं, C नॉट K going from 0 to K going from 0 to T, अगर मैं ऐसा रखता हूं, T मेरा, देख रहे हो तुम क्या कर रहा हूं, मैं इसको जनरलाइज करते जा रहा हूं, किसी को समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी सर लिख आपको सकता था पर k थिंक करते जा इक्वल रहा हूं टू मैं। टी टू जीरो नहीं लिखना चाहिए? अरे रुको 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 बेटा, रुको रुको रुको, शांति बच्चा शांति। अपन को जो क्वेश्चन था वो क्या था, 4C नॉट, वो तो पलट के लिखा ना अपन ने, पर एक्चुअल में तो 4C नॉट था, NCR फिर क्या था बोलो, 4C1 4 NCR NCR प्लस plus 1 एनसीआर प्लस प्लस 4C2 NCR प्लस 2, ऐसे ही था ना, और ये हाँ प्लस सर चल, यही था। और 4C3 NCR प्लस 3, 4C4 NCR प्लस 4, ऐसे ही था ना क्वेश्चन वो 14641, ये होते हैं कोफिशिएंट्स इसके, ठीक है। तो अब देखो क्या ये सीरीज बन रही है वैसी ही, अगर मैं ये तो 0 1 2 3 4 गया, टी तक जाएगा, मतलब टी को अगर मैं 4 रख लूं, ठीक है, टी को अगर मैं 4 रख लूं, तो क्या यही सीरीज बन रही है, देखो जरा ध्यान से, हाँ 4C नॉट इंटू NCR प्लस नॉट मतलब R, फिर 1 फिर 2 फिर 3, इतना समझ आया कि नहीं, जवाब दो। तो ये हाँ जी वैल्यू किसके बराबर होगी बोलो, N प्लस टी सी आर प्लस के, बोलो, हाँ सर। और के नहीं लिखूंगा सॉरी, N प्लस टी सी आर प्लस टी, ये होता है, अरे टी होगा ना बच्चा, टी तक जा रहा है ना वो, ये होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे तुम्हें अब एक फॉर्मूला बना के दूं, देखो एक क्वेश्चन बना के देता हूं, ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन बनते हैं, 5C नॉट इंटू NCR 5C1 इंटू NCR प्लस 1, सर एनसीईआरटी में 5C2 पास्कल ट्रायंगल है? NCR प्लस 2, क्या बोल रहे हो एनसीईआरटी में पास्कल ट्रायंगल है? बेटा, वो पास्कल ट्रायंगल नहीं, बाइनोमियल ही पढ़ाया उन्होंने सीधे, शायद बस बताया होगा कि बाइनोमियल आए कहां से, तो शायद बताया होगा, देखना पड़ेगा तुम्हें, ओके। ओके। R प्लस 5, बोलो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर बोल सकते हो क्या होगा, तो अगर ये N plus पूछेंगे प्लस तो 5 पहले वाले को पलट के क्या लिखोगे, 5C5, एन तुम्हें प्लस बस फाइव क्या सी करना है, आर। उनको पलटना है NCN माइनस आर लगा के, आखिरी वाला बनेगा 5C4। तो देखो नीचे का सम और ऊपर का सम फिक्स हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो आंसर होगा N प्लस 5C R प्लस 5। और तुम्हें एक खास बात बताऊं, आई डोंट नो कितनों को पता है, ये जो लॉजिक है ना, ये 2020 में IIT JEE ने पूछ लिया, मैं हर साल पढ़ाता हूं, हर साल। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी किस्मत में ये वाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं रहा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए तो PYQ बन गया है। मैंने अभी कल ही डिस्कस कराया कि ये फॉर्मूला याद कर लो, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और देखो जेई ने पूछ लिया, जिसको पता है वो डायरेक्ट कर लेगा, वरना तो वो पूरा डिराइव करेगा, और यू नो डिराइव करने में कितना वक्त लगता है। तो बोलो बेटा, दिखने में थोड़ा अजीब है ये, पर ये अभी तुम्हें अजीब लग रहा है, पर जब तुम इसको एक्सपांड करोगे ना तो तुम समझ जाओगे। देखो जैसे कि टी को मैंने 5 लेके देखा, बताया कि नहीं, और क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आएंगे या जेई मेंस में आएंगे मान लो, तो 5C नॉट 5C1 नहीं लिखेंगे, वो ऐसा लिखेंगे क्वेश्चन को,
प्लस 1 5 5 10 जैसे हम 1 5 10 10 हम कन्वर्ट करेंगे 1 को 5 फिर में। उसको तुम्हें पता है कि वो बाइनोमियल कोफिशिएंट पावर 5 के होते हैं, फिर उसको पलट के लिखोगे ताकि नीचे सम फिक्स होगा। अब सोच बनी। ये सोच में मैंने आधी घंटा लगा दिया है भाई। समझो यार इनकी इंपॉर्टेंस। कोई टीचर इतना स्ट्रेस नहीं देता इनमें, फॉर्मूला बताता है और छोड़ देता है। पर तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? आया। बोलो। Yes, sir, आया। ठीक है, तो उम्मीद कर Yes, sir. सकता हूं मैं कि अब 2020 में तो पूछ लिया, 2023 में क्या आएगा, बट इस टाइप का आएगा तो सर कर लोगे। मेंस में आ सकता है। मेंस तो हमेशा ही बैठा है, रिपीट ही करता रहता है वो तो हर चीज। पर तुम्हें समझ में आया क्या आईआईटी के लिए एक अप्रोच बनी? हम आईआईटी के लिए देख रहे हैं वो अप्रोच। वो तो हाँ। बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिसने एडिशन ऑफ एन कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर के लिए थ्योरी बनाई। हमने यहाँ पे कैसे बनाया अब समझ में आया? ये रहता है थोड़ा सा रिसर्च प्रोसेस, एंड दिस इज केवीपीवाई। दिस इज केवीपीवाई। समझो, वहां के बच्चे जो जाते प्योर साइंस या जो आईआईएसटी की एग्जाम देते हैं, जो प्योर मैथ्स में अपना आगे बनाते हैं, अपना पूरा फील्ड लेते हैं, वो यही चीजें करते हैं बस बैठ के। अगर एल्जेब्रा पोर्शन लेते हैं तो उसमें अलग अलग फील्ड होती है, तो एल्जेब्रा में यही चीजें बच्चा पढ़ता है। या मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी चैप्टर लेता है, प्रोबेबिलिटी पार्ट लेता है वो, तो वो ये चीजें पढ़ता है आगे जाके। एमएससी बीएससी पीएचडी करता है वो। फिर तो मैं बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि तुम भी वो अप्रोच बनाओ, ठीक है, और कुछ सीखो। समझ आया? समझ आया? सर हाँ बेटा बोलो। सर ये फॉर्मूला NCR माइनस के पर भी वैलिड होगा, क्या? क्योंकि हम उसको स्टार्टिंग से उल्टा करके नहीं लिखेंगे और शुरू से लिख देंगे। NCR माइनस के पे आर वैलिड होगा। माइनस के। तो तुम पहला तो लिख रहे हो, सोचो बेटा सोचो पहले। तुम यही है टी को 5 की तरह लिख के आर माइनस के की तरह लिखो, क्या बनेगा? लिख के देखा तुमने? R क्या तुमने माइनस लिख के देखा? सच सच बताना, क्या तुमने लिख के देखा? नहीं सर, क्या ये वैल्यू सेम है? बेटा नहीं एन नहीं। सी एन माइनस आर होता है। क्यों नहीं सोचते हो यार बोलने से पहले? क्या यार, लिख के देख लो इतनी सी देर में तो यार। ये खुद सोचो, क्योंकि पता है जब आईआईटी जेई जब पेपर में बैठोगे ना एक्चुअल एग्जाम में, तो तब तुम्हें ये चीजें खुद सोचनी है। वहां आसपास कोई नहीं होगा तुम्हें कि ये होता है कि नहीं होता है। फटाफट लिख के देखो, नहीं बन रहा है मतलब मैं गलत सोच रहा हूँ, आगे बढ़ो। ओके ओम व्यास, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो, ये हो गया। और ये आईआईटी जेई में एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है। अभी शायद ना बने, पर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बाइनोमियल वो तुम कर सकते हो 2020 का। और तुम बोलोगे तो अपन चैलेंजिंग में मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। अब सुनो, अब आते हैं अपन इसको एक और, इतने में पोस्टमार्टम नहीं करता हूं मैं कभी भी। एक और चीज समझते हैं अपन। तुम्हें थोड़ा सा एनसीआर आता है ना कि एन ऑब्जेक्ट्स में से आर का सिलेक्शन, ये तो सबको हाँ आता है। जरा आप सुनना ध्यान से सब। मेरे पास मान लो मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट्स है। 10 नहीं, चलो और बढ़ा देता हूं मैं, 14 ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूं मैं। ध्यान से देखना सब। कितने ऑब्जेक्ट्स है बोलो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स बोलो। 14। देखते जाना आप, ठीक है। जो समझ जाए बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इतना सब कौन सोचेगा कि ये बन रहा है ये फॉर्मूला तो मैंने डायरेक्ट दिया। कायदे से तो देखा जाए यही करेगा ना बच्चा तो पूरा, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो। बोलो जल्दी। ये तो मैंने तुम्हें दिया कि नीचे का सम ऊपर का सम तो ये डायरेक्ट बनता है। बोलो यस और नो। बट देयर इज एन एनालिटिकल अप्रोच कि इसका आंसर कैसे निकाल सकते थे, वो मैं तुम्हें एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। टोटल लो 14 ऑब्जेक्ट्स। इन 14 ऑब्जेक्ट्स में से अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हें 8 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, 8 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, डिस्टिंक्ट है सब, तो बताओ मुझे क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो। 14C 8 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो सबको आता है ना, इतना एनसीआर एनपीआर तो ये हमने देखा ही है। 14 में से 8 का सिलेक्शन। अब देखो, एक होता है बच्चा नटखट। नटखट बच्चा होता है ना, जब मम्मी उसको बोलती है ऐसा करो तो वो वैसा नहीं करता, उल्टा करता है, ठीक है। अब ये समझ लो एक मैथमेटिशियन करता है। सबको पता है 14C8 हम करेंगे, बट एक किसी दूसरे बंदे ने सोचा कि मान लो मैं इस 14 को 10 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। कितने में? 10 और, बोलो, 10 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। और अब मैं तुम्हें बोलूं कि फिर से वही 8 ही ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं तुम्हें, सिलेक्ट करने हैं, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। अरे
आंसर तो एक ही आएगा ना 14C8। बट अगर ऐसे अलग अलग करके 8 ऑब्जेक्ट निकालना है तो कैसे बनेंगे बताओ। मान लो इन 10 में से तुमने 4 ऑब्जेक्ट्स ले लिए 4, ठीक है, तो प्लस या पूरे 8 ले लिए, मान लो 10 में से पूरे 8 ले लिए, 8 लेने ना अपन को, तो बगल वाले से कितने लोगे, एक भी नहीं लोगे, एक भी नहीं लोगे, जीरो। एक भी नहीं लोगे। मान लो पहले वाले से तुमने 7 ऑब्जेक्ट लिए, तो बगल वाले से क्या लोगे, 1 लोगे, दिखते जाना। इससे तुमने लिए 6, तो बगल वाले से कितने लोगे, 2। 10C5 इंटू 4C3, कुछ समझ पा रहा है कोई, 10C4 सर इंटू C4। Yes, sir. ये देखो बेटा, नीचे का वही सम हमारा ऊपर के सम के बराबर हो रहा है, वो सेम 14C8 होगा। 14C8 ही होगा। मतलब 14 में से 8 का सिलेक्शन करो या 14 में से 10 4 डिवाइड करके 8 का सिलेक्शन करो, बात एक ही है। समझ आया, सबको समझ आया। अब देखो जरा, ऊपर चलो, हाँ, ऊपर हाँ। चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। यहां तक समझ आ गया था ना अपन को, यहां तक समझ आ गया था ना कि इसको ऐसा लिखा था। अब देखो, एक टॉपर बच्चा, एक IITian बच्चा, फर्स्ट रैंकर बच्चे को जब ये देते हैं तो वो कैसे सोचता, ऐसा लिखा ना, तो देखा जाए टोटल n+4 हो रहे, नीचे r+4 हो रहे, हो रहे कि नहीं हो रहे, हो रहे कि नहीं हो रहे, n+4 हो रहे और r+4 हो रहे। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, therefore अगर n+4 ऑब्जेक्ट्स में से r+4 का सिलेक्शन पूछूंगा तो उसका क्या आंसर दोगे, n+4C r+4। पर फिर से एक और नटखट बच्चा जैसे बचपन में होता है ना, वैसे ही एक स्मार्ट बच्चे ने सोचा, स्प्लिट करके कहानी में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। कहानी में ट्विस्ट क्या करते हैं कि इस n+4 को n और 4 को अलग अलग कर दिया, n ऑब्जेक्ट्स अलग, 4 अलग, और अभी भी r+4 लेने हैं, अभी भी r+4 लेने हैं। तो अगर वो NC r+4 करता है तो बगल में से एक भी नहीं लेगा, अगर वो r+3 लेते हैं तो बगल में से एक लेगा, और अगर वो NCR लेते हैं तो बगल में से 4 लेने पड़ेंगे। क्या यही क्वेश्चन था जो पूछा था तुमसे, और वो वैल्यूज 4C0 ना देते हुए ने 14641 कर दिया, और वो तो अपन इस पास्कल ट्रायंगल से क्रैक कर सकते कि वो 4C0 4C1 4C2। सेम क्वेश्चन है, जरा देखो, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। और अभी तुम देख सकते हो नीचे का सम सेम है, आ रहा है, वो उल्टा ही लिखा है बेसिकली, या इसको NCN-R करके देख लेना, फिक्स हो रहा हो तो अब समझ में आया इसका अल्टरनेट प्रूफ क्या था। ये होता है, अब तुम्हें बताता हूं इन टाइप के क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि मैथ्स हम क्यों पढ़ते हैं, मैथ्स का कोई एप्लीकेशन नहीं है। अरे मैथ्स का इतना तगड़ा एप्लीकेशन है कि अप्लाइड चीजों में बड़े बड़े एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स तुमने करे क्रैक, ये लॉजिकली क्रैक करा ना एप्लीकेशन कि इतने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, और तुमने एक मैथमेटिकल प्रूफ बना दिया, तुमने एक मैथमेटिकल प्रूफ बना दिया। मतलब मैथमेटिकल चीज क्या होगी, इसकी वैल्यू बहुत लंबा है, या क्या बच्चा सोच पाएगा कि नहीं पता नहीं, अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो कर ही नहीं पाता ना, वो बिल्कुल नहीं कर पाता। बट एक उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन में लेके गए और आंसर निकाला, तो देखा कि ये वैल्यू तो उसके बराबर ही होनी चाहिए। समझ आया, हाँ समझ सर। आया। जैसे तुम ऐसे समझ लो कुछ, मतलब बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन हो सकते हैं यार। तुम्हें मम्मी ने बोला, मान लो ऐसे समझाता हूं मैं तुम्हें, मैथ्स नहीं ऐसे अलग बोलता हूँ, तुम्हें मम्मी ने बोला कि बेटा ये इतनी चीज है, इसका इतना कुछ काम करके आओ, ठीक है, तो एक बच्चे ने वही काम करा, किसी ने कोई दूसरे वे से वो काम करा, पर करा जरूर, तो क्या वो चीज बराबर ही होगी ना, फील कर पा रहे हाँ हो। सर। तो वो दो चीज जो बराबर हुई है उसको मैथमेटिकल वे में जब लिखी गई तो भी वो बराबर होनी चाहिए। बस यही चीज तुमने आज सीखी है, दिस इज द एप्लीकेशन। और ये एक ऐसी चीज है, अब मैं क्या बताऊं, बस इतना काफी है आज के लिए। ठीक है, बोलो जल्दी, कुछ सीखा आज। अब ये जो चीज हाँ सीखी है उम्मीद करता हूं कि तुम याद रखोगे, ठीक है, सर, आपने इनमें वक्त मल्टीप्लाई लगता है। करके सिलेक्ट क्यों किया? अरे बेटा सुनो सुनो सुनो, एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल होता है जो मैंने स्टार्टिंग में सेट्स के वक्त भी बताया था। अगर मुझे r+4 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है, तो अगर मैं इसमें से मान लो इससे r+3, चलो ऊपर वाला देखते हैं, ये वाला, मान लो मैं 10 में से मुझे 8 ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो अगर मान लो इन 10 में से मैंने 6 ऑब्जेक्ट लिए, तो अभी 2 और लेने हैं ना,
अरे दो हाँ और लेने हैं ना, तो हम साइमल्टेनियसली जब भी काम करते हैं ना तो मल्टीप्लिकेशन साइन लगाते हैं। जब भी एंड आता है, याद है, एंड आता है तो वो मल्टीप्लिकेशन वैसे याद रखना है। और जब केसेस बनते हैं, ये एक हो गई पॉसिबिलिटी। अब कोई दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं तो बीच में क्या आता है, एडिशन। तुम ऐसे समझ सकते हो इस चीज को, एक कोई बंदा है, ठीक है, वो यहाँ खड़ा हुआ है, उसके सामने दो दरवाजे हैं और उसके बाद उसके सामने तीन दरवाजे हैं। इस बंदे को वाया वाया होते हुए यहां पहुंचना है। कितने वे में पहुंच सकता है, देखो बेटा, ये देखो, 1 2 3 4 5 6। कैसे आया बेटा 6? पहले पाथ में ऐसे 2 ऑप्शन थे, दूसरे में 3 थे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ा ना बेटा। ये मल्टीप्लिकेशन की हाँ डेफिनेशन होती है, रियल लाइफ एप्लीकेशन, जो एक पहली कक्षा के बच्चे को नहीं बताता है टीचर। पर तुम समझ पाए कि इस मल्टीप्लिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। जब भी हाँ हमें दो चीज साइमल्टेनियसली करनी हो तो हम क्या लगाएंगे क्रिश, बोलो क्या लगाएंगे क्रिश बीच में, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और अब तुम्हें ऐसा बोला जाए कि एक बंदा है, उसको यहां पहुंचना है, या तो वो इस डायरेक्शन से जाएगा या तो वो इस डायरेक्शन से जाएगा, तो इधर 2 वेज, इधर 3 वेज, तो 2 + 3 = 5। जब केसेस बनते हैं या तो वो, तो हम क्या लगाते हैं, एक सेकंड रुकना, बोलो क्या लगाएंगे क्रिश, एडिशन। एडिशन तो एडिशन लगाएंगे कि नहीं हमने यहाँ पे, क्योंकि ये एक बन गया, हाँ आपको दूसरी पॉसिबिलिटी। अब समझ आया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। अब लाइफ में कभी नहीं भूलोगे ना नो सर बेटा। अब आ जाए क्या, चली गई थी बीच में हाँ सर चलिए अब आ गई, हाँ अब आ गई ना, ठीक हाँ है। सर अब तो आ अब यस बताओ, सर आ रही। अब तुमसे कोई पूछेगा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कब यूज करते हो, और एडिशन, एक मैथ्स के बच्चे हो, ठीक है, एक कॉमर्स के बच्चे नहीं हो, तो मैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का मतलब समझ आया। अब आज के बाद मत पूछना। हाँ ओके ये अब इतना बेसिक है यार, अब ये तो मतलब मैं कितना बेसिक पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक है मैथ्स में तो यार। पर कोई बात नहीं, अब मत भूलना, ठीक है। 11th में अगर आप कोई पूछेगा तो अब मत भूलना। हो गया इस पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम की कुछ और बाकी है, सब कुछ ही बता दिया अब तो। नहीं यस सर बस अब तुम्हारा काम शुरू होता है इसके बाद कि इसको अगले साल तक याद रखना है। सर मेरा काम तो खत्म हुआ, बोलो। हाँ सर सर आपने बोला ना लिख के चेक करो, तो सर अभी लिख के देखा तो एनसी नॉट और एनसीआर और फिर एनसीआर और एनसीआर-1 तो हम उल्टा करके लिखते थे ना, तो उल्टा करके नहीं लिखना, अगर सीधा ही लिखा ना तो सम सेम बन रहा है। आर हम्म, हम्म, ये ऐसा बोल रहे हो ना तुम, क्या बोल रहे थे तुम, कहाँ लिखा था मैंने, भूल पाई गया मैं। सी और एनसीआर, पाई सी 1 और एनसीआर नहीं, माइनस तुमने फॉर्मूला क्या बनाया बेटा, तुमने फॉर्मूला क्या बनाया, टीसी एनसीआर। एनसीआर, सिर्फ ये बनाया। हाँ अच्छा, एनसीआर में R-K। R-K, ये बनाया ना तुमने, ये बनाया ना, यस ठीक है। अगर ऐसा कभी तुम्हें दे देते हैं तो जरा देख लेते हैं इससे क्या बनता है। टीसी के NCR- के अब इधर जगह नहीं है, टीसी के NCR-K, देख लेते हैं ये क्या बनता है। आर सॉरी, के गोइंग फ्रॉम, इसकी 0 वैल्यू to भी अपन निकाल लेंगे ना, अब तो अपन को आता है, ठीक है। सेम आती है कि नहीं वैल्यू, वो देखते हैं। तुमने सेम बोला है ना, जरा देखते हैं। टीसी नॉट NCR, TC1 NCR-1, TC2 NCR-2, up to TCT NCR-T, यही है ना। हाँ ये N+T अब मैं C टी R। को मान लेता हूं, मान लो 5, 5 ले लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 5C0 NCR, 5C1 NCR-1, 5C2 NCR-2, up to 5C5 NCR-5, ये बनेगा, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे कि नीचे का सम कितना बन रहा है,
आर ही बन रहा है, बिल्कुल आर बन रहा है। तो और सब कुछ टर्म है ही सही, और ऊपर n+5c5 बनेगा, नहीं आर बनेगा आर। तो ये फॉर्मूला बना। मतलब अगर तुम्हें ऐसा, क्या n मतलब n+TCR, क्या n+TCR, क्या n+TCR n+TCR+T के बराबर होता है? बोलो बच्चा, सबसे पूछ रहा हूं मैं, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू नहीं सर। सेम है? अरे कभी सेम नहीं होगी बेटा, n-r करके देख लो। अब समझ आया कि नहीं होगी? बट जो तुमने पूछा उसका एक नया फॉर्मूला बन गया, उसका एक नया फॉर्मूला बन गया, पर वो नहीं होता है जो मैंने ऊपर लिखा था। और तुमने क्या पूछा था बेटा कि इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, तो बेटा नहीं लिख सकते। अगर ऐसा दिया है तो तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये भी याद रख लो। चलो अब तुमने डिराइव कराया ही है, बाइनोमियल और छोड़ देते हैं। सिमिलरली कोरोलरी, ठीक है, एक और फॉर्मूला जनरेट कर दिया हमने। कौन सा? ये वाला। याद कर लोगे? कर लोगे? कर लोगे क्या? बोलो बोलो, कर लोगे? और ये तो बहुत इजी हो गया याद कर। ये फॉर्मूले में तो कुछ ज्यादा एफर्ट ही नहीं लगाना है। नीचे का सम और ऊपर का सम क्या हो गया है? देखो, के से इंडिपेंडेंट, आर और n+TCR हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। बोल। तो ये भी याद हो जाएगा। पर ये थोड़ा सा यूनिक था जो यहाँ लिखा था, TC के NCR+ के, या n+TCR+T होता है। समझ में आया? और एक्सपांड करोगे तो हाँ तुमको सर। समझ जाएगा और डिटेल में। और ये भी एक याद कर लो, रिमेंबर। नोटेशन टी की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, एम भी दे सकते हैं, मैंने टी लिया। अब आगे बढ़ सकते हैं हम। अब तो स्टार्ट करें अपन कि अभी भी नहीं करें? हो गया आज का पूरा एनालिसिस, डीप एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आईआईटी तक याद रखोगे, क्योंकि आईआईटी तक अब ये कभी नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा। बाइनोमियल थ्योरम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं अब बाइनोमियल थ्योरम में, शुरू करते हैं अब। x+y की पावर में 1 होता है x+y, x+y की पावर में 2 होता है x² 2xy प्लस y², x+y की पावर में 3 होता है x³ 3x² प्लस 3xy² प्लस y³। ये सबको आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। आता है। पर आज के बाद अपन इसको अब ऐसे लिखेंगे। आज के बाद अब हम इसको लिखेंगे ऐसा। फंडामेंटल्स के वक्त बताया हुआ है ये सब, वैसे तो मैंने, ये रिपीट ही हो रहा है, पर आधे बच्चों ने अटेंड नहीं करी होगी फंडामेंटल, इसलिए बता रहा हूँ। 3c0 x³ 3c1 x²y 3c2 xy² प्लस 3c3 y³। एनी डाउट? इसके बाद x+y की पावर में 4, पता है ना क्या होगा? पर अब तुम बताओगे डायरेक्ट ही, पावर 4 है, 4c0, फिर क्या आएगा? 4c1 कुर्सी वाली। 4c2 4c3 4c4, बीच में प्लस 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 प्लस। दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से, बड़ी पावर x³ से शुरू हुई, फिर एक तो x x की कम हुआ पावर तो 4। y ओरिजिनेट होना शुरू हो गया। तो अब ये x⁴ होगा, पर दूसरे में ये घटेगा, तो y अब क्या होगा? क्या होगा? बढ़ेगा। ये घटता जा रहा है, y बढ़ता जा रहा है, और आखिरी में x गायब हो जाएगा, पर y की बड़ी पावर मिलेगी। एंड सो ऑन। और ये सब कैसे लिखा ऊपर मैंने सब बता ही दिया है। समझ में आया कि बाइनोमियल यस थ्योरम सर। का ये एक्सपांशन कैसे बनता है? सर लास्ट पार्ट थोड़ा समझ नहीं बस आया। मुझे बेसिक्स। कौन सा बेटा, कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? बोलो। ये 4c1 4c0 4c2 ये सब समझ आ गया? हाँ तो क्या नहीं आया बेटा वो बोलो, कौन सी स्टेप समझ नहीं आई?
बोलो बेटा, क्या समझ में नहीं आया? मतलब सर ये 4 वाला नहीं समझ में आया, 3 तक का अच्छा, समझ। 4 वाला, चलो कोई बात नहीं। ये 3C0 है, ये 3C1 है, ये 3C2 है, ये 3C3 है, क्योंकि पावर 3 है। पावर 2 है तो 2C0, 2C1, 2C2, तो पावर 4 होगा तो क्या होगा? सोचो एक बार थिंक करो बेटा, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी लगाओ, तो ये बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हाँ हाँ चलो दूसरा। अब x को देखो, x के साथ क्या हुआ जब पावर 3 थी? 3 2 1 0। 2 थी तो 2 1 0, तो 4 होगी तो क्या होगा x का? 4 3 2 1 0। बोलो, समझ आया? अब y के साथ क्या हुआ? पावर है ही नहीं, y की पावर 0 है, तभी तो 1 हुआ। 1 2 3, तो y की पावर कितनी होगी यहाँ? 0, पहले y रेज़ टू 0, 1 2 3 4, क्योंकि पावर 4 है, पावर पे डिपेंड कर रहा है। अब समझ आया बच्चा? बोलो। बोलो बेटा, कहाँ गए? इसको हाँ डाउट? सर। चलो बढ़िया, गुड। ऐसे ही जनरलाइज क्या मैं ये लिख सकता हूँ? तुम ही बताओ, जिसका डाउट था। अब ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ सर सर। रिलेटेड ये बन गया, एंड दिस इज द फॉर्मूला। दिस इज द बाइनोमियल एक्सपांशन, जो कितनी भी बड़ी पावर के लिए हम कर सकते हैं। पावर 10 भी दे दे, यू कैन एक्सपांड। पावर 30 भी दे दे, यू कैन एक्सपांड। अब तुम किसी भी बाइनोमियल, अब बाइनोमियल वर्ड क्यों लगा? क्योंकि टर्म्स कितनी है? 2। टर्म्स है टोटल 2, इसलिए बाइनोमियल। ऐसी ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है। एक और खास बात बताता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है यहाँ पे? देखो, अगर सब अलग अलग टर्म्स है तो मैं बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 बन रही है कि नहीं? 1 है तो 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, तो n होगा तो कितनी टर्म्स होगी? बोलो। n+1। n+1। और लॉजिक बताता हूँ, दोनों वेरिएबल्स का पावर फिक्स है कि वो n के बराबर होगा। देखो, 2 और 1 मिलके 3, 1 और 2 मिलके 3, 3 2 1 1 2 2 4 4 4 4 4, अगर पर 4 है तो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब समझ आ गया कि पावर्स का भी सम फिक्स होता है। पैटर्न ढूंढ रहे हैं अपन। बोलो रे बोलो, समझ सर मैं आया? वापस बताऊं ना, आपने क्या बोला? हाँ सर। बेटा, x और y की पावर का एडिशन करो, और दूसरे हाँ ने ओके, एंड ठीक क्या है। n बन रहा है? ये कभी सोचा कभी तुमने एक्सपांशन में? तुम हर एक्सपांशन देखो, नहीं सर। दोनों वेरिएबल का पावर का सम n होना मैंडेटरी होता है बेटा। ये पैटर्न है, ये सोचना है तुम्हें, कोई पूछेगा नहीं, पर थिंकिंग बता रहा हूं। उसके बाद, इसलिए पता है एनटीएससी में इतना स्ट्रेस देता हूं कि बच्चों को एनटीएससी की जबरदस्त मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि उससे थिंकिंग डेवलप बहुत होती है। आई हैव क्रैक्ड एनटीएससी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सब चीजें एनटीएससी लेवल पे सोच लेता है बच्चा सब। चलो उसके बाद देखो, ऐसे बहुत सारे लिखे मैंने। ये सब क्या है? ये NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6, इसका एक नाम दिया एनसीईआरटी ने, पता है क्या? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या नाम दिया है? बोलो, इनको क्या कहते हैं? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? बोलो, क्योंकि बाइनोमियल के कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट्स तो भूलना मत। चौथा पॉइंट, इसके बाद, इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 कर दूं, तो बताओ मुझे 2n मिलेगा कि नहीं? x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 कर दूं, ये सब 1 हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिल रहा है कुछ, कि इन सबका सम कितना होगा? इन सभी वैल्यूज का सम कितना होगा? 2n। और अगर नहीं विश्वास होता है तो ये देखो, 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2 कितना होता है? 1 प्लस 2 प्लस 1 4। देखो बेटा, बना कि नहीं बना? अरे बोलो रे बोलो बोलो। इसे कहते हैं सम ऑफ हाँ सर। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। इसी का नाम होता है सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। और क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एनसीआर आर गोइंग फ्रॉम 0 to n? हाँ सर।
बाकी डिटेल में अपन बाद में देखेंगे, पर अगर ये बेसिक अभी जो बताया, क्या ये क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? बोलो जल्दी से। हाँ यस। चल ये हो गया, इतना तो बेसिक तुम्हें समझ आ गया है कि किसको क्या क्या कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, या मुझे बताओ, हमने x प्लस वाई की पावर में n को पूरा बड़ा सा लिखा, क्या उसकी जनरल टर्म बना सकता हूं मैं x प्लस पावर y की पावर में n की? r गोइंग फ्रॉम 0 to n ncr x रेज टू n माइनस r y रेज टू r। जरा मुझे बताओ, कैन वी राइट लाइक दिस? आराम से सोचो, कोई भी जल्दी नहीं है। इधर ये जो लिखा हुआ है nc नॉट nc1 nc2 मतलब ncr, r गोइंग फ्रॉम 0 to n, पावर में n, n माइनस 1 मतलब n की पावर क्या हो रही है, n से डिक्रीज हो रही है, n माइनस r, और y की पावर बढ़ रही है 0 से। यही बनेगी अपनी जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन। हाँ सर। रिमेंबर ये सब एनसीईआरटी का पार्ट चल रहा है, अब मैंने ऊपर लिख ही दिया था, लिखा था कि नहीं? एनसीईआरटी। अब अपन पूरा एनसीईआरटी। हाँ बेटा। डिस्कनेक्ट हो गया था तो फिर बायनोमियल में आपने क्या पढ़ाया? अरे यार अब मैं पूरा नहीं पढ़ाऊंगा यार वापस। अब तुम डिस्कनेक्ट होते रहो, मैं आधे घंटे रिपीट ही करता रहूंगा क्या? अब तुम रिकॉर्डिंग देखो नैनेश। अब मैं वापस पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत इजी चीज है ये। कोई डाउट है तो बस पूछ लो। हाँ स्मिथ, क्या डाउट है तुम्हें, वो पूछो। नहीं सर, मेरे को सिर्फ ये एक्स प्लस वाई रेज टू एन वापिस समझाओ ना, मैं लास्ट में लिखा हूँ। ये जो लिखा बेटा, जनरल टर्म बनाना सीखिए सीक्वेंस सीरीज में। सब चीजें रिपीट करवाते हो यार तुम, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। कैसे बनाते थे जनरल टर्म? सर ये वाला नहीं, लास्ट में आपने लिखा है वो वाला। वही बता रहा हूं मैं, इसकी जनरल टर्म लिखो, बनाओ इसकी जनरल अच्छा टर्म। वही है तो हो जाएगा। ओके ओके। सोचो तो यार, बोल भी रहा हूं मैं यहाँ पे कि ये जनरल टर्म है। सुनते कम हो ना, जब तक लिखो नहीं तब तक नहीं समझ आता है। कुछ सोचो खुद भी। अब आ गया समझ में? और ये याद रखना है, क्योंकि इसी एक्सपांशन से पूरा बनेगा। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ x प्लस वाई की पावर में 6 क्या होगा, बोलो। समेशन r गोइंग 0 to 6 6e नॉट x रेज टू n माइनस 6 y रेज टू 6। ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। 6 रखो r आर को नहीं 0। आना चाहिए। हाँ सॉरी, ये यहाँ पे तो r है, ठीक है। चलो अब कैसे करोगे, रखो r को 0, ये भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो 6c, r को 0 रखो, 6e नॉट x रेज टू n y रेज टू, ये भी आ रही है, सॉरी मैंने वो गलती से लिख दिया, बस n को 6 रखा है और कुछ भी नहीं करा है। अब रखो 0 r को, तो बताओ यही आएगा, यही बनेगा? बोलो रे बोलो, यही बनेगा ना? ये पूरा का पूरा एक्सपांशन बन गया। सर अगर x माइनस वाई रेज टू एन होगा तो और ये फिर n भी है, और रुको। जगह अरे माइनस लग जाएगा। रुको 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 रुको, शांति, जा शांति। n हर जगह पे 6 करो पहले, तो ये 6 की जगह क्या बन जाएगा, 5। ये कितना बनेगा, अब डिक्रीज हो रही ना पावर, ये तो हमने सब पहले ही पढ़ चुका है। 4। देखो पावर का सम हमेशा 6 ही हो रहा है ना। हाँ यस सर। और आखिरी टर्म क्या बनेगी? यस सर। आखिरी टर्म बोलो। y की पावर 0 y की y की पावर में पावर 6। ये x की होगा। पावर। तो ऐसे किसी को भी एक्सपांड कर सकते हो ना। एनसीईआरटी का हाँ सर। पहली एक्सरसाइज का हाँ पहला सर। क्वेश्चन बनेगा सबसे, एक्सपांड करो अप टू 10 टर्म 15 हाँ टर्म या सर। जो भी पूछेंगे ऐसे। तो ये जनरल टर्म, और ये कैसे बना है बेटा, यही है। इतना बड़ा लिखने से बेटर है भाई, समेशन अपन हमेशा लिखते आ रहे हैं, पूरा सीक्वेंस सीरीज उसी में ही तो पढ़ा था अपन ने। ये हो गया। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि एक्सपांशन इसे कहते हैं। अब मैं तुम्हें लिखता हूं जनरल टर्म। कोई भी टर्म निकालनी हो एक्सपांशन की, तो अपन ऐसे लिखेंगे, टी आर प्लस 1 में जो लिख रहा हूं मुझे बताना सही लिखा है कि नहीं। एनसीआर एक्स रेज टू एन माइनस आर वाई रेज टू आर, एनसीआर एक्स रेज टू एन माइनस आर वाई रेज टू आर। दिस इज द जनरल टर्म। अब ये कैसे लिखा, जरा आराम से देखो, सोचो एक बार देखो स्क्रीन पे, और ये देखो टी आर प्लस 1 क्यों लिखा? ये मेरी फर्स्ट टर्म है ना बेटा, बताओ क्या ये मेरी फर्स्ट टर्म है? इज दिस माय फर्स्ट टर्म एक्सपेंशन की? इज दिस माय सेकंड टर्म? बोलो बच्चा बोलो, जल्दी बोलो।
इज दिस माय थर्ड टर्म? Yes, sir. और पावर Yes. n है तो टोटल टर्म्स कितनी होगी मेरी? 6, मतलब 6 है तो टोटल टर्म्स कितनी होगी? 7। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिखाई हाँ, देगी sir. तुम्हें? 7। 7 तो r और n में क्या रिलेशन दिख रहा है तुम्हें? r और n में 1 अगर प्लस हो रहा है। +1 हो जाएगा. मतलब फर्स्ट टर्म अगर मेरी है तो r कितना होगा? 0। देख लो फर्स्ट टर्म के लिए r कितना है? 0 0 है. सेकंड टर्म के लिए r कितना आया? 1. 1, क्योंकि टर्म तो 1 से शुरू होती है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, पर r मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो tr+1 करके लिखेंगे हमेशा। बोलो क्या याद हो जाएगा? हाँ Yes, sir. ठीक है, बोलो सब एक बार। tr+1 ये किसकी जनरल टर्म लिखी है? इसकी। कोई भी टर्म निकालनी हो तो x प्लस वाई की पावर में n की क्या होती है? बोलो x प्लस वाई की पावर में n इज इक्वल टू, बोलो x plus y की X की पावर पावर में में इक्वल टू पावर में tr+1 इक्वल टू tr+1 equals to tr x x is raised to n हाँ। minus r y raised to y r. रेज टू आर, n रेज टू, मतलब ये याद रखना, जब r 0 होगा तो टर्म क्या होगी? 1। r 1 होगा तो टर्म क्या होगी? 2। r 2 होगा तो टर्म क्या होगी? 3 3. एंड सो ऑन। कैसे बना ये? ऊपर ही देख लो बेटा, ये नीचे वाले हाँ, को मैंने sir. r बोला है। ये 0 तो फर्स्ट टर्म, 0 टर्म होती है क्या? अरे टर्म नंबर है वो, नहीं, फर्स्ट टर्म sir. सेकंड टर्म। टर्म 0 टर्म क्या होता है भाई? 0 टर्म, टर्म नंबर है वो। चलो खैर, ये हो गया, तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया। तो क्या अब तुम तैयार हो एक क्वेश्चन करने के लिए? यस सर। हाँ सर Yes, sir. एक चीज और है, ये मैंने बताई नहीं पर बहुत इजी है। x माइनस वाई की पावर में n समेशन r गोइंग प्लस 0 टू n इवन पोजीशंस पे NCR माइनस आ जाएगा। x रेस टू n माइनस r माइनस वाई रेस टू r होगा ना? अरे y को माइनस वाई से रिप्लेस हाँ, कर sir. भाई। तो Yes. माइनस वाई रेस टू आर मुझे पसंद नहीं है ना, किताब वालों को पसंद है, तो पता है वो क्या करते हैं? उसको अलग से लिखते हैं, -1 रेस टू आर NCR x रेस टू n माइनस r y रेस टू r। बोलो बच्चा, जवाब इवन दो। तो माइनस वाई रेस्ट और में क्या दिक्कत है? अरे राम, वो लिखते नहीं है बस यार। दिक्कत की बात तो कुछ नहीं होती है लाइफ में, पर जब एनसीईआरटी कोई बच्चा पढ़ेगा वो लड़ने लग जाएगा कि वहां ऐसा लिखाया यहाँ ऐसा लिखाया, तो उन बच्चों के लिए बताना पड़ेगा ना मुझे कि उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके। तुम्हें दिक्कत नहीं है पर मैं तुम्हें नहीं, मैं 100 बच्चों को पढ़ाता हूँ, 200 बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मेरे को सबका देखना है कि ऐसा भी लिखते हो उसको। हर बच्चा एक जैसा नहीं है। ओके, आगे पढ़ते हैं। चलो, कैन वी प्रोसीड नाउ? मतलब इतना तुम्हें समझ में आ गया है? इतना तुम्हें समझ Yes. में आ गया है क्या कि नेगेटिव आ जाए तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, y को रिप्लेस कर दो किससे? बस माइनस वाई से। so I say yes ठीक है, बस इतना सा है, तो याद तो सिर्फ एक ही रखना है, तो जनरल टर्म भी तुम उसकी बना लोगे, वो तो सब बन जाएगा। चलो, अब एक क्वेश्चन करें, बस वो एक क्वेश्चन से तुम्हारी पूरी पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी बाइनोमियल की, एनसीईआरटी की। करें? एक ही क्वेश्चन में सब दे दूंगा। हाँ, 2x sir. क्यूब माइनस 1/x² की 20। ठीक है, अब इसमें सब क्वेश्चंस बनेंगे 8 से 10 और वो हम करेंगे, और फिर तुम्हें आज सभी को एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। एटलीस्ट फर्स्ट एक्सरसाइज या आरडी का शुरू कर देना पोर्शन, फर्स्ट सेकंड जो भी है उसमें एग्जांपल सब। पहला क्वेश्चन एक्सपांड। दूसरा क्वेश्चन मिडिल टर्म निकालो। तीसरा क्वेश्चन T12 निकालो। चौथा क्वेश्चन लिखते जा रहे हो ना सब? हाँ। T12 मतलब 12th टर्म निकालनी है तुम्हें। ठीक है, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 40 निकालना है अगर होगा तो, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 16 निकालना है कोएफिशिएंट। छठा 14th टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड। क्या फर्क है फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम एंड बोल के? बिल्कुल फर्क, हाँ समझेंगे। वो होता है और फ्रॉम y की पावर। बिगनिंग, ये अपना बिगनिंग है बाय डिफॉल्ट, पर ये पीछे से चौथी 14th टर्म कौन सी? उसके बाद टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसका दूसरा नाम होता है कांस्टेंट टर्म।
टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बोलो या कांस्टेंट टर्म बोलो, बात एक ही है। कितने हो गए? 7 हो गए ना। 8वां सम ऑफ, रुको ये चलो लिख लेते हैं, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। नेक्स्ट वन सम ऑफ कोएफिशिएंट। क्या दोनों क्वेश्चन में फर्क है कुछ? थोड़ा सा दिमाग लगा, फर्क है कि नहीं नहीं है? समझा। फिर आखिरी हाँ सर। अंग्रेजी है, जिसको अंग्रेजी आती है ना वो कर लेगा, जिसको अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है वो नहीं कर पाएगा। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस अभी के लिए काफी है, और यही आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, और इससे तुम्हारी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी के। ठीक है, एक एक करके करें स्टार्ट। आर यू रेडी? सर Yes, सर sir. 2 कांस्टेंट। यस सब बाद में आएंगे बेटा, अभी पहले से शुरू करते हैं। 9 10 तो बाद में करेंगे ना, पहले पहला करेंगे ना, तो पहले पहला करने दो। फर्स्ट वन 2x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर में 20। अगर अपन ये लेते हैं 2x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर में 20, ठीक है, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहला एक्सपांशन। तो एक्सपांशन करने के लिए अपन क्या लिखेंगे? इसकी पूरी जनरल टर्म करके एक्सपांशन। बोलो आर कहां से शुरू होगा? 0 से लेके से लेके 20 तक। 20 तक। वेरी गुड। 20 सी सर -r पहले। 2x क्यूब की पावर में 20 माइनस आर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर में आर। ऐसे ही लिखोगे ना, क्योंकि y Yes. यहाँ पे -1 बाय एक्स स्क्वायर है। x और y लिखना आता है ना सबको? ये मेरा हाँ, x है और ये मेरा y है, इतना तो सबको समझ आता है। अब इसी को चाहो तो थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिख सकते हो। पहला तो कर लोगे यार तुम एक्सपांशन, बाकी करे क्या? हाँ पहला सर तो वही। आर को 0 रखो, कैलकुलेट थोड़ी आर करना को है। 1 रखो, आर को 2 रखो, बस डॉट डॉट करना है, पूरी 20 टर्म्स मत लिखना। वो एग्जाम में दे देंगे बोर्ड में कि कितनी टर्म्स तक एक्सपांड करना है। ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आते हैं जनरली, पर कोई पूछता नहीं है। अब कोई भी नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन, पर किताबों में मिलेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, बोलो आ जाए ना दूसरे क्वेश्चन पे, बोलो। यस चलो दूसरा क्या है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म 11 निकाल, टर्म मिडल है। चलो मिडिल टर्म की तो अपन बाद में आएंगे, पहले अपन थर्ड वन करते हैं, 12th टर्म निकालते हैं। मिडिल तो बाद में, पहले नॉर्मली टर्म कैसे निकालते हैं वो तो देखें। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हम सबसे पहले निकालेंगे क्या? बोलो क्या? सेकंड करेंगे अपन T12। T12 का मतलब होता है 12th टर्म। ठीक है, हाँ जब भी ये क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड लॉजिक याद कर लो, ऑलवेज राइट द जनरल टर्म। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें सबसे पहली स्टेप क्या होगी किसी भी क्वेश्चन की? बोलो एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन की, ऑलवेज राइट द जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या बनेगी? तो 2x क्यूब माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर में 20 की जनरल टर्म होगी 20 CR x raised to 20 minus r y raised to r। बोलो यही होगी ना जनरल टर्म? पहले तो जनरल टर्म बता मुझे लिखना, ये सबको आया है कि नहीं? मैं फिर कह रहा हूं, Yes, आज sir. के दिन हर एक बच्चा आरडी के सॉल्ड एग्जाम्पल या एनसीईआरटी का करेगा, ताकि वो जनरल टर्म लिखना याद कर ले। ये जनरल टर्म पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। जिसको ये लिखना नहीं आती है जनरल टर्म, वो एक क्वेश्चन भी नहीं कर सकता है। बस एक फॉर्मूला है जिसको याद रखना है। क्या इतना तुम कर सकते हो? इस पूरा चैप्टर का बेस इसी पे जुड़ा है, लिंक, हाँ सर। जिसको अपन बोलते हैं क्या? TR+1। दिस इज TR+1। ठीक है, लिखूं क्या? कैपिटल X कैपिटल Y, फिर उसको पूरा लिखूं कि इतना समझदार हो गए हो अब तुम? कि अभी भी x और y करके x इक्वल टू 2x क्यूब एक पहली दूसरी कक्षा की तरह बताऊं? जवाब दो कि समझ No, गए। sir, we can- चलो वेरी गुड। तो क्या अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले? ये मेरी जनरल टर्म है, हाँ, तो TR+1 20 CR 2 की पावर में 20 माइनस आर, एक -1 रेज टू आर भी है, एक x क्यूब की पावर में 20 माइनस आर है, मतलब 60 माइनस 3r, और एक है मेरे पास
अपॉन में x रेस टू 2r। बोलो इतना सब दिखाई देता है कि नहीं देता है? जवाब दो। अगर ये सबको दिखता है तो इसको थोड़ा सा और अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा और हो रहा है ये, -1 रेस टू r 20cr 2 रेस टू 20 माइनस r x रेस टू, बेस से में तो पावर सब्ट्रैक्ट होगा ना डिवीजन में। इतना सबको आता है कि नहीं आता है? जवाब हाँ। दो। तो ये हमारा बन गया TR+1। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ये हो गया, ठीक है। अब TR+1 आ गया, बस इतना। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहां तक तुम सब कर सकते हो, हर एक बच्चा। हाँ सर। हर बच्चा कर लेगा? फिर से पूछता हूँ। यस सर। ये चल तो Yes, बस sir. अब क्वेश्चन फटाफट खत्म करते हैं। थर्ड था 12th टर्म। पहला क्वेश्चन है 12th टर्म निकालो, T12। R को 11 लेंगे. तो R+1 12 होगा तो R R 11। होगा 11। इतना समझ आता है कि नहीं? R होगा हाँ सर। 11। चलो R अगर 11 होगा तो T12 -1 की पावर में 11 20c 11 2 रेस टू 20 माइनस 11 x रेस टू 60 माइनस 11 इंटू 5 55। तो T12 -1 रेस टू 11 नेगेटिव होगा, 20c 11 2 रेस टू 9 x रेस टू 5। 5। बस इतना ही छोड़ देना है आंसर को। किसी को कोई डाउट? ये सभी सीबीएसई के बच्चों में एक क्वेश्चन आएगा टर्म एग्जाम में। टर्म एग्जाम का एक क्वेश्चन बोर्ड में यही आएगा और तुम्हें पूरे मार्क्स देगा ये, टोटल 1 मार्क। तो क्या सभी 1 मार्क ला सकते हो टर्म एग्जाम में? अब आज के हाँ बाद सर। सभी पर आरडी Yes. करना जरूर, सभी आरडी करना। तो इस पे और प्रैक्टिस होगी, गलतियां नहीं करोगे, वरना सिली मिस्टेक बहुत होती है। बिना लिखे इस टॉपिक में कभी कमांड नहीं कर सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट बोलो। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या पूछा था? 12 टर्म तो हो गया, सेकंड पे बाद में आएंगे, फोर्थ पे आ Middle जाते हैं। term. वो मिडिल देख लेंगे अलग से, उसकी पूरी थ्योरी लिखवाऊंगा मैं। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 40। अब फोर्थ और फिफ्थ वाले जो क्वेश्चन है, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन के लिए तुम्हें पहला पॉइंट याद रखना है बहुत अच्छे से, और वो है जनरल टर्म लिखो। ये सर। याद रख सकते हो कि नहीं? हाँ सर। तो जनरल टर्म क्या थी? पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये थी ना, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लो ना, कि फिर पूरा लिखोगे फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे। तो अल्टीमेटली यही आना है ना, जब सब एक्स को इकट्ठा तो करना पड़ेगा हाँ ना, सर। तभी तो तुम कर पाओगे। इतना तो तुमने 8 9th में भी देखा होगी चीजें। चलो ये सर। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन के लिए सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 60 minus 5r must be 40. कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 40 का कोएफिशिएंट। तो x रेज टू 40 मतलब देयरफॉर 60 माइनस 5r क्या 40 के बराबर होना चाहिए? जवाब दो, अरे जवाब दो, बोलो। हाँ सर। तो R4 Yes. आया, तो कौन सी टर्म होगी जिसमें मुझे कोएफिशिएंट मिलेगा? फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे? कोएफिशिएंट पूछा है तो x मत बोलना बेटा, कोई तो कोएफिशिएंट पूछा है। -1 रेज टू 4 वापिस से सब्स्टिट्यूट करो ना इसमें, 20c4 2 रेज टू 20 माइनस 4। किसी को कोई डाउट? यस और नो? बस No, sir. तो सिमिलरली फिफ्थ का भी आंसर दे दोगे, x रेज टू 16। तो 60 माइनस 5r इज इक्वल टू 16। कंपेयर ही तो करना है बेटा, कंपेयर कौन सा चाहिए बोलो, है कि नहीं आसान? एनसीईआरटी चैप्टर। 60 माइनस 16 बोलो कितना होगा? 44। 44. अरे ये क्या मिला मुझे? 44/5। बट हमें पता Retest. है ना बेटा, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, इसलिए बोलते ज्यादा दिमाग मत दौड़ाया करो। नाउ वी नो दैट r belongs to whole number, क्योंकि r शुरू होता है 0 से और खत्म होता है n पे। चलो बेटा ऐसा चलो कोई चलो कोएफिशिएंट चलो। 0 होगा इसका कोएफिशिएंट. हाँ ये देखो r कहाँ से शुरू होता है बेटा जनरल टर्म में, और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। r देखा तुमने? किसी ने ऑब्जर्व करा r कहाँ से कहाँ जाता है? 0 r से जा लेके रहा है 0 to n।
आर कहाँ तक जा रहा है बोलो? n तक। 0 to n. एन। क्या ये याद रख सकते हो? Yes, sir. ठीक है, ये हो गया यस सर। मेरा आर हो गया 0 से एन। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब इसको फील करते हैं थोड़ा कि जब अपन इस पूरी चीज को एक्सपांड करेंगे, इस पूरे को एक्सपांड करोगे ना तुम, टोटल मिला के कितनी टर्म्स आएगी बताओ? 21 टर्म्स तक कुछ दिखेगा तुम्हें? 21. तो 21 टर्म्स को जब एक्सपांड करोगे तो किसी में भी एक्सेस टू 16 मिल रहा है क्या मुझे? क्या नहीं। एक्सेस नो टू सर। 16 मिलेगा? नहीं नहीं मिलेगा। नहीं। तो नहीं मिलेगा तो अपन को उसको 0 इंटू एक्सेस टू 16 तो लिख ही सकते हैं ना बेटा। तो sir. कोएफिशिएंट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोलेंगे, कोएफिशिएंट क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। Position 0. और टर्म कौन सी है? नो सच टर्म एग्जिस्ट एंड नो सच टर्म एग्जिस्ट। ये दोनों पॉइंट समझ में आए कि नहीं? कि कोएफिशिएंट तो 0 हमेशा बोल सकते हैं ना अपन, पर कोई टर्म एग्जिस्ट करती है क्या? टर्म नंबर पूछेंगे जिसमें एक्सेस टू 16 मिल रहा है? नहीं। तो ये लॉजिक समझ में आए कि नहीं आए? Yes, sir. चलो इसके बाद फटाफट अब मिडिल टर्म भी देख लेते हैं, या सेवंथ भी हो जाएगा, सेवंथ भी निपटा लेते हैं बहुत इजीली। सेवंथ भी बहुत इजी है। सेवंथ में क्या बोला है बताओ? सेवंथ में क्या बोला है? कांस्टेंट टर्म या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स होना ही नहीं एक्स चाहिए। रेस टू 0 होना चाहिए। हाँ, अगर वो नहीं है तो इसका Minus मतलब 5 क्या is है? ऐसा 60 इक्वल टू टर्म, बिल्कुल, अगर वो तुम्हें नहीं दिखना चाहिए तो भाई मत दिखाओ यार, ये लो, नहीं चाहिए ना तुम्हें तो हम नहीं दिखाएंगे। इस पूरे में 60 इक्वल टू माइनस 5 आर जब 0 होगा तभी गायब होगा ना वो बच्चा। बोलो। तो 5 आर 60 के बराबर, तो आर बोलो 12 आ गया। और अगर आर 12 आ गया, 13 देयरफॉर टी आर प्लस 1 मतलब टर्म कौन सी होगी? 13। और वो 13. निकाल सकते हो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है? -1 रेज टू 12, 20 20 C12 2 रेस टू 8। 20 माइनस 12, दिस इज माय आंसर। अब टर्म पूछे तो ठीक है, वरना वैल्यू कितनी है कांस्टेंट टर्म की? वैल्यू जनरली वैल्यू पूछते हैं, वो ये आ गई। समझ में आया? आंसर ये बोलेंगे, ठीक है, जनरली वो हाँ, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू पूछ रहे हैं, जैसे T15 पूछते हैं वैसा पूछते हैं वैसा। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? जब टर्म नहीं पूछेंगे ना सर. तो एक्स भी आएगा। जब टर्म पूछेंगे तो वो पूरी टर्म है एक्स के साथ, पर जब उसका कोएफिशिएंट पूछेंगे तो सिर्फ कोएफिशिएंट लेना है, वो वेरिएबल एक्स मत ले लेना। समझ में आया? वही तो पूछा उसका कोएफिशिएंट। इतना Okay. क्लियर हुआ? चलो कांस्टेंट टर्म भी हो गया। अब एक मिडिल टर्म और देख लेते हैं बस, और यही वाइंड अप करेंगे। व्हाट विल बी द फ्रॉम एंड वाला? वो वाला, वो भी अभी देख ले पहले फटाफट, क्या है भाई फ्रॉम एंड, ये भी खत्म कर देते हैं। सिक्स्थ वन, ये भी देख लेते हैं। तो t सिक्स्थ raised to टर्म, 6 from अगर सिक्स्थ वाला देखना है, सिक्स्थ टर्म, सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन है ना, सर कौन बाकी सा? हाँ सब एक सर बार चैलेंजिंग दे दीजिए ना, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मिडिल टर्म वाला तुम सोचना, बट एनसीईआरटी करने लग जाना। ये मत बोलना कि मिडिल टर्म नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करी आज, आज का हाँ पूरा दिन है। सर. हाँ, ये एक्सक्यूज मत देना। आरडी में वैसे फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, मैं बस एक और बता देता हूँ। सिक्स्थ क्वेश्चन, T14 फ्रॉम एंड। टोटल 21 है तो 21 माइनस 14 फ्रॉम स्टार्टिंग करके निकल सकते। बेटा एक सेकंड चुप हो जाओ, मैं पढ़ा लूं अब। ओम व्यास, मैं पढ़ा लूं अब। क्या होता है, तुम जब गलत सलत ज्यादा हाँ आंसर सर। देते हो ना तो बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए पहले मुझे पढ़ाने दो, मैंने पूछा नहीं था किसी से भी। T14 फ्रॉम द एंड। अब T14 फ्रॉम द एंड की अगर मैं बात करूं तो देयर आर टू वेज, तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे तुम वो करना, पर पता दोनों होने चाहिए। क्वेश्चन वापस लिखो, क्या था क्वेश्चन? कि पावर में कितना था? 20। ठीक है, पहला वे जो बहुत आसान है, जब एंड से पूछ रहे हैं तो क्या अपन गिवन एक्सप्रेशन को ऐसा नहीं लिख सकते? थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। हाँ सर. हाँ सर. उल्टा लिख दो भाई, रिवर्स लिख दो। तो अब रिवर्स लिख के क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पूरी सीरीज उल्टी हो गई, उल्टी उल्टी हो गई, उल्टी पुल्टी हो गई। हाँ देखो सर. इधर, सर तो देखो उल्टी क्वेश्चन हो गई देखो। तो मतलब जो स्टार्टिंग से 14 तक हाँ, होगी वही एंडिंग अगर में यहाँ होगा. पे y प्लस एक्स की पावर में मैं n पूछूंगा तो पूरी सीरीज रिवर्स हो जाएगी, और एनसीआर एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है, तो एनसीएन तो एनसी नॉट के बराबर ही होता है, तो ये रिवर्स हो जाएगी पूरी सीरीज।
रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, भूलना मत। तो अगर एंड से पूछे तो तुम पहले पलट दो, और अब कौन सी वैल्यू पूछी, अब इसकी जनरल टर्म वापस बनानी पड़ेगी बात, ठीक है। तो जनरल टर्म क्या बनेगी बोलो, फॉर फाइंडिंग टर्म फ्रॉम एंड, ओके, क्या बनेगी जनरल टर्म बोलो साहब, 20c r -1/x² की पावर में r, नहीं r नहीं, क्या आएगा बोलो, 20 n minus 1 20 माइनस ऑफ और 2x³ की पावर में r। अब तुम सिंप्लीफाई करके कर सकते हो ना, नाउ सिंप्लीफाई हाँ सर। एंड सॉल्व। पर अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं सर हमें तो वो ऊपर वाला सिंप्लीफाई कराए, तो उसी से बताओ कि पीछे से कौन सी टर्म होगी। तो अपन वापस से पढ़ते हैं सेकंड मेथड, दैट इज मेथड 2, ठीक है। और हर चीज का जस्टिफिकेशन दूंगा, बस तुम सुनना ध्यान से, सुनने की आदत डालो जो मैं लिखने वाला हूं, ठीक है। मुझे बताओ, मान लो, देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। x प्लस वाई की पावर में 4 कितनी टर्म्स होती है, 1 2 5 3 5 4 5। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, देखते जाना, हाँ ये n मेरा 4 है, ठीक है, और सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा हूं, मतलब ये बोल देता हूं मैं kth टर्म, समझ में आ गया, फॉर्मूला बनाने वाला हूं मैं। तो हाँ सेकेंड टर्म सर। फ्रॉम द एंड कौन सी दिख रही है, 4 दिख रही 4 है। तो क्या 4 - 4 हुआ क्या, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड पूछ रहा हूं मैं, सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड होगी t4, स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग से कौन सी हो रही है बोलो, स्टार्टिंग से कौन सी हो रही है बोलो, 4। तो फॉर्मूला क्या बना बताओ, 4 में से 2 अगर मैं कैंसिल करूं, जो सब बच्चों को लगता है, पर उसमें क्या ऐड करना पड़ रहा है, +2 +2 भी करना पड़ रहा है। तो अब समझ में आया ओम व्यास, इसलिए बोलता हूं सोचो, ऐसे बोलो मत। पता है ये क्यों गड़बड़ हुई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है, n नहीं होती है, जो स्टार्टिंग से बता रहा हूं। क्लियर हुआ सबको, के टर्म, एक सेकेंड, के टर्म फ्रॉम एंड अगर पूछे इज इक्विवेलेंट टू n-k+2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग की स्पेलिंग देख लेना बस। बोलो हो गया क्लियर सबको, हाँ सर। ठीक है। सर कोई फिर दूसरा से बता। एग्जांपल फिर से समझना है, लो भाई लो, 5 टर्म लो बेटा, तुम और ज्यादा टर्म लो, तुम्हारे लिए ज्यादा टर्म जरूरी, चलो 6 टर्म लेते हैं, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मैं तुमसे पूछ रहा हूं बेटा, एंड से बताओ थर्ड टर्म, बताओ कौन सी होगी एंड से थर्ड टर्म, स्टार्टिंग से कौन सी हो रही है वो, T3 T4 T5 T6 T7, बहुत इजी है यार। फिफ्थ टर्म आ रही ना स्टार्टिंग से, तो क्या बना बेटा फॉर्मूला, Yes. 6 में से 3 गए पर 2 ऐड करने पड़ रहे हैं ना तभी हाँ 5 सर। मिलेगा यार। कभी भूल जाओ ये फॉर्मूला तो पैटर्न, इसलिए बोलते पैटर्न याद रखो, मेंटल एबिलिटी रे, मैंने तो आधी चीजें ऐसे ही पढ़ी है रे, तुम भी वैसे ही पढ़ लो रे। अब समझ आया रे कि नहीं आया रे, बोलो रे Yes. बोलो। आया तो सर। अब तो कौन सी टर्म बनेगी, क्वेश्चन पे तो आ जाओ वापस, कौन सी टर्म पूछी थी, 14th टर्म पूछी थी, therefore k क्या हो गया 14, तो पावर 20, 20 - 14 + 2th टर्म, मतलब 8th टर्म। और अगर 8th टर्म पूछते हैं तो r क्या होगा, 7 7। हाँ सर। नाउ सॉल्व कर लोगे कि नहीं। हाँ सर। इसी के साथ ही आज की कक्षा समाप्त की जाती है। सभी बच्चों को समझ आया कि नहीं, जवाब यस दो। सर। यस सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आज पढ़ी है। उम्मीद करता हूं कि तुम आज के लेक्चर को रिवाइज करोगे एंड क्या करोगे, एंड आर डी शर्मा एनसीईआरटी सॉल्व। RDN आंसर। इसी के साथ ही धन्यवाद। यस। बाय सर। बाय थैंक सर। यू, थैंक यू थैंक सर। यू, बाय सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।